आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि सही एंट्री और सही एग्जिट कैसे बनाई जाए यूजिंग हैमर और यूजिंग शूटिंग स्टार। देखो, ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी समस्या जो है सही एंट्री और सही एग्जिट कैसे बनाया जाए, किस मोमेंट पे बनाया जाए, क्योंकि प्रॉफिट वहीं पे एग्जिस्ट करता है। अगर एंट्री गलत हुई, एग्जिट गलत हुई या दोनों में से कुछ भी एक गलत हुआ तो प्रॉफिट गया। तो आज का सेशन हमने जो उमेश जी के साथ करा है, उमेश जी ने बड़ी खूबसूरती से, बहुत डिटेल में, लाइव चार्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करके, बैक टेस्ट करके हमें सिखाया है कि सही एंट्री कैसे बनाई जाए यूजिंग शूटिंग स्टार और यूजिंग हैमर। तो डिटेल में ये सेशन लंबा जरूर है लेकिन वर्थ है समझना, और आपको बहुत सारे नोट्स भी मिलेंगे इस सेशन में बनाने के लिए। तो नोट्स भी बनाइए और पूरा सेशन अब देखिए। तो आज हमारे साथ उमेश जी हैं, और उमेश जी को कितने सालों का तजुर्बा? 16 साल का। 16 साल का ट्रेडिंग का तजुर्बा है। और उमेश जी से आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या? सबसे पहले हम कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को समझेंगे, कैंडलस्टिक होता क्या है, ठीक है। कि प्राइस को कैसे फील करना है वो हमें पहले सीखना पड़ेगा। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और हम ये जानेंगे कि क्या मार्केट को हिलाने में कैंडलस्टिक का अहम रोल है या नहीं, तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। अभी जैसे हमारी इनसे बात भी हो रही थी, तो अभी मार्केट टूटा हुआ है, तो एक कह भी रहे थे कैंडलस्टिक का कुछ उन्होंने देखा, जिसका वजह से पहले एक अजम्पशन था कि मार्केट टूटेगा और टूट भी रहा है। तो खैर चलो हम शुरू करते हैं। अच्छा, अभी एक लाइन बोली आपने, प्राइस को फील, इसका क्या मतलब है? प्राइस को फील करना बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है, लोग कहते हैं प्राइस एक्शन की बात करते हैं, प्राइस एक्शन सीखना है, बट अगर हम कैंडलस्टिक की बात करें तो कहीं ना कहीं कैंडल जो होता है वो प्राइस ही है। प्राइस को कन्वर्ट किया गया कैंडलस्टिक में। अगर आपको कैंडल को फील करना है, यानी कि प्राइस को फील करना है, तो आपको कैंडलस्टिक की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो बेसिकली प्राइस से ही लिया गया है। ठीक है। तो प्राइस को पढ़ने के लिए आप कैंडलस्टिक की स्टडी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं उमेश शर्मा, मेरे को 16 साल का एक्सपीरियंस मार्केट में हो चुका है, और 16 साल का जो एक्सपीरियंस है वो किताबें पढ़ के ही नहीं हुआ है, मार्केट में काम करके हुआ है। अब मैंने ज़्यादातर जॉब ही करी है। पहले मैंने स्टार्ट करा था अपनी लाइफ में एज अ डीलर, मैंने स्टार्ट किया था। डीलर वो होता है जो क्लाइंट के बिहाफ में ट्रेड करता है। तो वहाँ से फिर मैंने धीरे धीरे टेक्निकल एनालिसिस सीखा। 2009 में मैंने टेक्निकल एनालिसिस की क्लासेस ली। 2010 में मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा। फिर 2011 में मैंने टेक्निकल एनालिसिस की जॉब करी और पढ़ाना भी साथ साथ स्टार्ट किया। तो कहते हैं ना, जब आप पढ़ाते हैं तो खुद भी पढ़ते हैं। तो वो जो मेरा एक्सपीरियंस था पढ़ाने का, टीचिंग का जो मेरा एक्सपीरियंस था ऑफलाइन का, फिर वो मेरे को और आगे लेके गया। फिर मैंने अहमदाबाद में जॉब करी, मुंबई में जॉब करी, काफ़ी सारे एनालिस्ट के साथ काम किया। तो मुझे जो सीखने को मिला है वो बाजार से सीखने को मिला है, ऐसे लोगों के साथ बैठ के सीखने को मिला है जिनको तजुर्बा मेरे से बहुत ज़्यादा था। और फिर मैं इस जर्नी को आगे कंटिन्यू करता गया। और जैसे जैसे मार्केट चेंज हुआ, क्योंकि पहले का मार्केट और आज के मार्केट में थोड़ा सा डिफरेंस है, चेंज हो चुका है, तो कहीं ना मार्केट के अकॉर्डिंगली आपको भी चेंज होना पड़ता है। तो आज जो हम सिखाएंगे वो जो आज की मार्केट में काम कर रहा है वो हम सिखाएंगे। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, लोगों को जब सीखना होता है तो बोलते हैं सर कोई बुक सजेस्ट कर दो। ठीक है, बुक में जो लिखा हुआ है वो पुराना लिखा हुआ है। अगर मैं आपको बोलूंगा आपको स्विमिंग करनी है, तो स्विमिंग करने के लिए आपको स्विमिंग पूल में उतरना पड़ेगा ना। नाक में पानी जाता है, कैसा लगता है वो तभी पता चलेगा जब वो पूल में उतर के देखेंगे। किताबें पढ़ के स्विमिंग नहीं सीख सकते, फिर तो सारी किताबें धुल जाएंगी आपकी। तो हम जो कैंडलस्टिक बताएंगे वो थोड़ा एडवांस लेवल का होगा। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हम सीधा स्ट्रेटेजी पे नहीं जाएंगे, क्योंकि कहीं ना आपको अपना कहते हैं ना कि जब एक इमारत की शुरुआत करनी होती है तो नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए उसकी। अगर नींव मजबूत नहीं है तो इमारत ढह जाएगी, कितनी भी सुंदर बनी हो। तो हम पहले कोशिश करेंगे फाउंडेशन बिल्ड करने की, कैंडल्स को समझने की, उसकी साइकोलॉजी समझने की, और कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे लाइव मार्केट के साथ कि लाइव मार्केट में आज के टाइम में कैंडलस्टिक किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, परफेक्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कैंडल्स की साइकोलॉजी के साथ। देखिए, पहले टेक्निकल एनालिसिस को समझेंगे, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि हम एक फार्मर का एग्जांपल देते हैं, किसान का। किसान है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि बारिश होगी या नहीं होगी, तो आप क्या करोगे? अगर मैं आपसे पूछूं तो बादल देखेंगे, बादल देखोगे। अब बादल देखे, बादल छाए होंगे तो आप बोलोगे बारिश होगी। बादल छाए नहीं होंगे तो आप कहोगे बारिश नहीं होगी। बट वही चीज हम एक फार्मर से पूछते हैं, किसान से पूछते हैं, तो बादल देखेगा, हवा की नरमी देखेगा, बादल में बना हुआ एक पैटर्न देखेगा, उसके अकॉर्डिंगली बताएगा कि बादल छाए होंगे तो भी बारिश नहीं होगी। रीजन उसका क्या है, क्योंकि उसको उस चीज का एक्सपीरियंस है। मतलब उसकी एनालिसिस थोड़ी डीप होगी, मल्टीपल फैक्टर्स पे होंगे। मेरी बस यूं ही होगी क्योंकि मुझे उसका तजुर्बा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहते हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास हमेशा दोहराया जाता है। ऐसे पैटर्न उससे पहले भी देखे होंगे। तो जब हम चार्ट पढ़ते हैं, जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो हम बेसिकली डेटा को रीड करना समझते हैं। कैंडलस्टिक से पहले बहुत सारी चीजें जो समझनी पड़ेगी कि एक्चुअल में मार्केट की साइकोलॉजी क्या है। थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगा इसके। हम जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो डेटा को रीड करते हैं।
अब डेटा को रीड करने का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप पामिस्ट है, पामिस्ट के पास जाते हैं, अब वो हाथ दिखाते हैं अपना, तो हाथ में वो क्या देखता है आपकी, जो बता देता कि भाई आपका फ्यूचर क्या हो सकता है, लकीरें। अब ऐसी लकीरें उसने किसी और के हाथ में देखी होगी, जो उसके साथ हुआ है वैसा आपके साथ होने की संभावना है। तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, डेटा को रीड करते हैं, डेटा के अकॉर्डिंगली हम बताते हैं कि आगे बाजार में क्या होने वाला है। तो उसके लिए जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, या फिर हम चार्ट पैटर्न पढ़ते हैं, इंडिकेटर पढ़ते हैं, गैप थ्योरी है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, वो बात का पार्ट होता है। तो हमें कहीं ना कहीं हमें पहले समझना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फिर टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस का क्या महत्व है, और प्राइस को फील करने के लिए, प्राइस को समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं कैंडलस्टिक पे उतरना पड़ता है। मतलब पास्ट में जो घटनाएं हुई स्टॉक मार्केट में, पास्ट में जो भी स्टॉक का परफॉर्मेंस या प्राइस का परफॉर्मेंस रहा है, उस वक्त क्या कैंडल्स बने थे, उसी बेस पे हम फ्यूचर के डिसाइड करते हैं कि उस वक्त ऐसा कैंडल बना था और अभी ऐसा कैंडल बन रहा है, तो वही हो सकता है जो पहले हुआ था। बिल्कुल। इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होती है? देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो अभी के हिसाब से जो हमारी एनालिसिस है, तो उसमें जो एक्यूरेसी आती है वो 80% की आ रही है, 70 to 80% आ रही है। मैं और वो भी डिपेंड करता है, मतलब एग्जांपल के तौर पर अगर आपने 10 ट्रेड बनाया है तो 7 से 8 में आपके टारगेट आ जाते हैं। बट मैटर अभी भी ये नहीं करता कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी कोई मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आप जब प्रॉफिट में हो तो आप क्या कमा रहे हो, अब जब लॉस में हो क्या दे रहे हो। अब मान लो कि आपकी एक्यूरेसी 70% है, क्योंकि काफी लोग क्वेश्चन आते हैं भाई एक्यूरेसी क्या है, मार्केट में कितनी एक्यूरेसी मिलती है। एक्यूरेसी इसकी नहीं होती है, एक्यूरेसी आपकी होती है। भाई आप एक विनिंग ट्रेड में हो, आप इतना सा लेके निकल गए, और जब आपको लॉस हुआ तो आप इतना देके बाहर आए। ये लोगों के साथ होता है। तो यहाँ पे हम जब हम बिल्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें हम सिखाएंगे वो हम डायरेक्टली स्ट्रेटेजी की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे कि इसको सीख के आप स्ट्रेटेजी मेकर कैसे बन सकते हो। आपको किसी की स्ट्रेटेजी लेने की जरूरत नहीं है, फिर उसके बाद आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से स्ट्रेटेजी बनाओगे, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बट उसके लिए कहीं ना कहीं आपको फिर अपनी नींव को या अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना पड़ेगा, अपने बेसिक्स को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम करेंगे बेसिक कैंडलस्टिक के ऊपर। तो हमने कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी आपको बताई। बेसिकली प्राइस होता है, और प्राइस को कन्वर्ट किया गया कैंडलस्टिक में, और अगर आपको प्राइस को पढ़ना है, प्राइस पे ही ट्रेड करना है, तो फिर आपको कैंडलस्टिक पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ बेसिक कैंडलस्टिक है, तो हम स्लाइड को थोड़ा सा आगे करते हैं, और हम यहाँ पे पहले बीरिश कैंडल और बुलिश कैंडल को समझते हैं। अब देखो, सबसे बड़ी बात होती है कि अगर हम देखते हैं काफी लोगों का, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो मैंने काफी लोगों को देखा वो कैंडलस्टिक चार्ट देखे, टेक्निकल एनालिसिस है, पहले लाइन चार्ट चलता था। मैं 2008-9 की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम जो एनालिसिस होती थी वो लाइन चार्ट चलता था। उस टाइम इतने सॉफ्टवेयर वगैरह भी अवेलेबल नहीं थे। फिर उसके बाद लोगों ने बार चार्ट यूज करना स्टार्ट किया, फिर कैंडलस्टिक को चार्ट को यूज करना गया। तो कैंडलस्टिक में बेसिकली होता है, दो तरीके की कैंडल आपको देखने को मिलती है, बुलिश कैंडल, एक बीरिश कैंडल। अब किसी से पूछो भाई बुलिश कैंडल बीरिश कैंडल क्या होती है, तो बोलेगा भाई बीरिश कैंडल वो होती है जब मार्केट डाउन होती है, या बोलेगा लाल कलर की कैंडल होती है। तो हमें ना कई बार समझना पड़ता है बीरिश कैंडल का मतलब क्या होता है, वो हम थोड़ा सा बताएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसकी क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग से लोअर होती है वो बीरिश कैंडल होती है, और जिसकी क्लोजिंग ओपनिंग से हायर होती है वो बुलिश कैंडल होती है। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा। एग्जांपल के साथ देखो कि बाजार जो है वो ओपन हुआ 200 रुपीज पे, 200 रुपए पे, और उस टाइम उसकी क्लोजिंग, उसी टाइम फ्रेम की क्लोजिंग, जैसे हम 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं या फिर 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, तो उसकी क्लोजिंग होती है मान के चलो 195। तो 195 लोअर देन 200, तो एक बीरिश कैंडल हो गई। दूसरे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि अगर कोई कैंडल ओपन हुई है 185 पे और वो कैंडल क्लोज होती है 190 पे, तो 190 हायर देन 185, तो वो कैंडल होगी बुलिश कैंडल। यहाँ पे ये बेसिक आपको लग रहा होगा, बट पूरे गेम में इसका बहुत अहम रोल है। मतलब एक चीज जो समझ में आती है, अगर जिस प्राइस पे ओपन हुआ बंद उससे कम की प्राइस पे हुआ और जो कैंडल बना वो बेरिश कैंडल हुआ, कलर डजंट मैटर। हालांकि कलर मैटर कर रहा है, लेकिन आप कलर के बेस पे डिसाइड ना करके प्राइस के बेस पे डिसाइड करो, राइट। जिस प्राइस पे ओपन हुआ उससे ज्यादा प्राइस पे बंद हुआ तो वो बेरिश कैंडल है, उससे ज्यादा बंद हुआ तो वो बुलिश कैंडल है। हाँ जी, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि मान के चलो, यहाँ पे मैं क्यों समझाना चाह रहा हूँ, मान लो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मैं रेड का कर देता हूँ ब्लैक, और बुलिश का कर देता हूँ व्हाइट, क्योंकि उस टाइम पे भी पहले यही चलता था। एडवांस गेट एक सॉफ्टवेयर हुआ करता था, तो वहां पे क्या होता था, उसका कलर जो होता था बुलिश का वो व्हाइट होता था, बीरिश का ब्लैक होता था। अब मैं बोलूं यहाँ पे व्हाइट कैंडल ब्लैक कैंडल है, तो वो सोचेंगे व्हाइट कैंडल का मतलब क्या है, ब्लैक कैंडल का मतलब क्या है। आप क्लोजिंग देख लो, क्लोजिंग से पता चल जाएगा आपको। तो क्लोजिंग मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब हम आगे कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्लोजिंग का मतलब क्या होता है। क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होता है जब आप कैंडलस्टिक पढ़ते हैं।
तो हम यहाँ पे सिर्फ हमें ये समझना है कि बीरिश कैंडल क्या होती है, बुलिश कैंडल क्या होता है, साथ साथ यहाँ पे हमें देखना है ये जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसको बोलते हैं विक। जो विक होते हैं, अब इसको विक भी बोलते हैं, टेल भी बोलते हैं, शैडो भी बोलते हैं, 3 नाम है इसके। ये हो गया हाई, यहाँ पे लो, ओपनिंग और क्लोजिंग। क्लोजिंग ओपनिंग से लोअर है वो बीरिश कैंडल हो गई। सेम यहाँ पे भी इसको विक बोलते हैं, ये लोअर विक है, ये हायर विक है, विक, टेल, शैडो कुछ भी बोल सकते हैं, और क्लोजिंग ओपनिंग से हायर है तो वो बुलिश कैंडल है। अच्छा, थोड़ा सा विक को भी और एक्सप्लेन कर दीजिए, इसका मतलब क्या है? देखिए विक क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ओपनिंग प्राइस हुआ 200 के आसपास, क्लोजिंग 195 की है, बट लो जो बना था वो 190 का बना था। मतलब 190 तक वो गया था प्राइस, लेकिन ऊपर जाके बंद हुआ 195 पे। तो जो 190 का जो लो है वो सिर्फ एक विक बन गई है यहाँ पे, कि क्लोजिंग और लो के बीच में जो एक टेल बनी है, जो एक लाइन बनी है, उसको हम शैडो, टेल या फिर विक बोलते हैं। सेम आपको बुलिश कैंडल के साथ भी देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि 200 पर ये 200 से ही शुरू हुआ था, लेकिन उसके ऊपर 210 के 205 तक गया था। 205 तक गया मान के चलो, बट ओपनिंग प्राइस ये था, क्लोजिंग प्राइस ये था, हाई बना था 205, ओपनिंग यहाँ पे ओके 205 जाके वापिस से ये 190 गया, क्लोज इसने 195 पे कर दिया। ठीक है। तो हाई और लो मैटर नहीं करता। तो ओपनिंग और क्लोजिंग हमें इस मोटे वाले चीज से पता चलता है। हाँ जी, ये विक है, ये क्लोजिंग और ओपनिंग नहीं, मतलब वहां तक प्राइस टच किया, रुका नहीं। राइट। दूसरी बात, इसको हम बोलेंगे बॉडी। यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में डिफरेंस होता है, चाहे बुलिश कैंडल हो चाहे बीरिश कैंडल हो, उसको हम बेसिकली बॉडी बोलते हैं। तो बॉडी हो गया, विक हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, ये बेसिक है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो हम बताएंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कैंडलस्टिक क्या होती है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ और कैंडल्स के बारे में पढ़ा, जैसे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या होता है, जो बाजार है, चाहे हम निफ्टी में काम कर रहे हो, चाहे बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो, चाहे इक्विटी स्टॉक्स में काम कर रहे हो, मार्केट एक ट्रेंड होता है। अब एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, अब डाउन ट्रेंड जो है वो चल रहा है, वो कहीं ना कहीं से तो वहां पे बाउंस बैक आएगा। तो बाउंस बैक का जो बॉटम होता है, जहां से बाजार उछला है, वहां पे ना आपको कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेंगे। तो वहां पे काफी सारे कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलते हैं। जैसे आपको बुलिश एंगल्फिंग मिलता है, बुलिश एरएमई, जो हम आगे कवर करेंगे, क्योंकि हम जब बना रहे हैं सीरीज बनाएंगे तो हम बताएंगे कि किस तरह ये इंपैक्ट देते हैं। हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हुआ, मॉर्निंग स्टार पैटर्न हो गया, पियर्सिंग पैटर्न हुआ, ट्वीजर बॉटम। ये कुछ आपको यहाँ 7 कैंडल दिखेंगी, 7 टाइप्स ऑफ कैंडल्स आपको देखने को मिलेंगी, जो ये बताएंगे आपको कि बॉटम पे कैसे बाय करना है। ठीक है। अब हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको कैंडल्स दिखा रहे हैं। वो एरिया जहाँ है, प्राइस बन रहा है, कैंडल चल रहा है, वो बॉटम है भी कि नहीं, ये भी पता चलेगा हमें इसी से। बिल्कुल, क्योंकि अगर पता चल रहा है बॉटम है तो वहां से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। हाँ, और ये हम आपको लाइव मार्केट में भी दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ पढ़ा दिया बोर्ड पे, हम कोशिश करेंगे कि 70% से 80% जो स्टडी होगी वो हम लाइव चार्ट पे दिखाए। और यहाँ पे रिसेंटली जो निफ्टी में तेजी आई थी, अभी उसका कारण क्या था, अभी गिरने का कारण क्या है, वो सारी चीजें हम धीरे धीरे आगे कवर करेंगे। ठीक है। तो हम जैसे नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, ऐसी बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में आप देखेंगे ट्वीजर टॉप है, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, हैंगिंग मैन पैटर्न, इसके साथ साथ बीरिश एरएमई, बहुत पावरफुल पैटर्न है ये। और हम जब इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कैसे पूरे बाजार में ये पूरे अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। इसकी लॉजिक के साथ बताएंगे। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने भी कैंडलस्टिक के बारे में कई बार पढ़ा होगा और आपने देखा होगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न बना, उसके हिसाब से बाय सेल कर लिया। बट यहाँ पे हम लॉजिक्स कवर करेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न के पहले 20 टाइप्स ऑफ लॉजिक्स होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। कई बार क्या होता है ना, हम ये देखते हैं कि चार्ट चल रहा है, चार्ट के बीच में कोई पैटर्न बन गया, मान लो कोई कैंडल बन गई, डोजी कैंडल बनी या कोई भी, तो हम ना वहां पे सेलिंग करने की कोशिश करते हैं, बाय करने की कोशिश करते हैं सिर्फ एक इंडिविजुअल कैंडल पे। बट वहां पे हमें ये समझना पड़ेगा कि उसके लॉजिक्स क्या हैं। तो हम आगे कवर करेंगे कि बाजार के लॉजिक क्या होते हैं, 20 तरीके के लॉजिक्स क्या हैं। और ये बहुत सिंपल है, थोड़ी सी स्टडी आपको करनी पड़ेगी, आधे घंटे की 1 घंटे की स्टडी में आपको ये लॉजिक्स समझ में आ जाएंगे। तो उससे ना आपके जो बेसिकली आगे की जो कैंडल्स हैं उसको समझने में काफी आसानी होगी। डार्क क्लाउड कवर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो बाजार को गिराने में। साथ साथ बीरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, इसका भी जो रोल है वो बहुत ज्यादा अहम है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और फिर हम समझते हैं अगली कैंडल्स के बारे में। तो यहाँ पे कुछ डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है, कॉमन कैंडल है, कॉमन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, इसके साथ साथ लॉन्ग लेग डोजी भी आपको देखने को मिलेगी। डोजियां जो होती हैं बेसिकली होता क्या है, ये तूफान से पहले की शांतियां होती हैं। तूफान से पहले की शांति, हाँ, जब आपको ना एक रेंज में आपको बहुत सारी डोजियां देखने को मिल जाए तो आप समझ जाओ कि बाजार में कुछ होने वाला है। ओके। बेसिकली डोजी क्या होता है, डोजी कंसोलिडेशन फेस होता है, बाजार रुका हुआ है, सहमा हुआ है, ऑप्शन बायर, ऑप्शन बायर जो चाहे कॉल बाय कर रखे चाहे पुट बाय कर, उसको नुकसान हो रहा है, बाजार रुका हुआ है, एक रेंज में चल रहा है, तो समझ जाना कुछ होने वाला है, कुछ पकने वाला है।
तो अभी तो हम आपको बेसिक डोजी के बारे में बताएंगे। जब हम पैटर्न्स के ऊपर जाएंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर जाएंगे, फिर उसके बाद भी हम आपको आगे स्ट्रेटेजीज बताएंगे, तो देखेंगे कि इसका रोल जो है वो बहुत ज्यादा अहम है। तो बेसिकली क्या होता है, डोजी को और कॉमन जो हमने पहले जो कैंडल बताई थी उसमें इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें ना बॉडी होती है, उसका पार्ट बहुत कम होता है। आप देखेंगे कि बॉडी बहुत कम है, ऊपर और नीचे से वो सिर्फ शेडो है। मतलब सीधा सीधा ये है कि यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, हाई बनाया, लो बनाया और यहीं पे ही कहीं ना कहीं क्लोज कर दिया। जहां पे ओपन हुआ उसके आसपास क्लोज कर दिया। ओपनिंग से ऊपर क्लोज करा तो वो बुलिश कैंडल हो गई, ओपनिंग से नीचे क्लोज करा तो वो आपकी बीरिश कैंडल हो गई। ऐसी ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है कि इसने यहाँ पे ओपन करा, मान लो 200 के आसपास, बाजार ने लो बनाया 195 और सीधा इसने 200 के आसपास ही क्लोज कर दिया, तो वो ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गई। वहीं पे क्लोजिंग ओपनिंग से हायर है तो वो बुलिश हुई, ओपनिंग से नीचे क्लोज करा तो वो बेरिश हो गई। ऐसे ही ग्रेवस्टोन है कि बाजार ने ओपन करा, वापस हाई बनाया, यहीं पे क्लोज कर दिया, तो ग्रेवस्टोन डोजी होगी। मतलब है ये सारे डोजी सब अलग डोजी अलग है। मतलब डोजी सिर्फ डोजी वो है जिसका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस बहुत आसपास है। ठीक है, उसमें विक आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ लॉन्ग लेग डोजी या फिर इसे स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग बॉटम भी बोल देते हैं। जैसे आपको यहाँ पे देखा कि बॉडी कम है, अब आपको इस तरीके की कैंडल भी देखने को मिलेगी कि बॉडी है ज्यादा बट विक बहुत ज्यादा बड़ी है, तो उसको स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग बॉटम कैंडल्स भी बोलते हैं। ये सब हम बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं क्योंकि इसका रोल है। जब हम चार्ट पैटर्न्स पे जाएंगे, जब हम आपको मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार कैंडल्स पढ़ाएंगे तो वहां पे पता चलेगा कि डोजी किस तरीके से रोल प्ले करती है और एक छोटी सी डोजी का पूरे बाजार को कैसे रिवर्स करती है वो भी हम आपको बताएंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, इसके साथ साथ डोजी के बारे में बता दिया, ओवरव्यू एक दे दिया। हाँ, अभी ओवरव्यू दिया होता क्या है। तो अब हम बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर और सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो है हैमर। हैमर मतलब हथौड़ा। आपने कई बार सुना होगा कि हैमर बनता है तो बाजार में तेजी आती है, बट हैमर बनता क्यों है, हम इसके बारे में बात करेंगे। हैमर के पीछे की लॉजिक्स क्या है, हमें बाय कब करना है, हमें सेल कब करना है, स्टॉप लॉस कैसे कब लगाना है और क्या हमें प्रॉफिट राइड करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है वो साइकोलॉजी की। प्राइस जैसे हम देखते हैं कि बाजार में डाउन ट्रेंड चला, अब हैमर क्या होता है, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। बाजार में डाउन ट्रेंड चला, उसका कारण क्या था वो भी हम समझेंगे। तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे और इसको में हम बाजार की साइकोलॉजी लोगों की बताने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे मान के चलिए कि स्टॉक है वो चला 200 रुपए के आसपास। अब 200 रुपए के आसपास चल रहा है, एक न्यूज आ गई इसमें कि यार ये स्टॉक है बहुत अच्छा है, 200 रुपए से 210, 220, 230 तक जा सकता है और इसको बाय करा जा सकता है। अब एक न्यूज आई, तो लोगों ने क्या करा, यहाँ पे बाय पोजीशन बनाई। लोग मतलब क्या, रिटेल की मैं बात कर रहा हूँ कि भी रिटेल ने क्या करा, यहाँ पे बाय पोजीशन बनाई। उसे लगा कि ये स्टॉक बुलिश हो सकता है। अब इसको एग्जांपल के तौर पे निफ्टी, बैंक निफ्टी कोई भी आप ले सकते हैं इसमें, चाहे इंडेक्स हो। अब लोगों ने बाय करा, अब कोई बाय कर रहा है तो वो किसको बाय करे, किससे बाय करेगा, कोई सेलर होना चाहिए। अगर मेरे को कोई चीज खरीदनी है तो मैं किससे खरीदूंगा, कोई बेचने वाला होगा। अब किसी ने यहाँ पे बेचा, अब यहाँ पे जो फाइट है वो किसकी है, बायर और सेलर की है। हम कहते हैं मैंने खरीद लिया, भाई खरीदा किससे, जिसने बेचा है। अगर बेचने वाला ज्यादा होगा तो फिर वो स्टॉक पिटेगा, और अगर आपने खरीदा है और आपके साथ किसी स्मार्ट आदमी ने खरीदा है तो वहां पे वो स्टॉक बढ़ेगा। ठीक है, गेम ये, इसको हमें समझना, ये डिमांड और सप्लाई होती है, गेम पूरी डिमांड और सप्लाई। स्मार्ट आदमी बोला, ये कैसे पता चलेगा, स्मार्ट आदमी कैसे पता चलेगा वो भी हम आपको बताएंगे आगे। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है, क्योंकि एक बार ऐसा ही मेरे को एग्जाम ऐसे ही मैं पढ़ा रहा था एक बार, काफी टाइम पहले की बात है। तो बेसिकली ऑपरेटर्स बोलते हैं उन्हें। ठीक है, ऑपरेटर्स होते हैं कि ऑपरेटर, हमारी जो पोजीशन होनी चाहिए वो स्मार्ट आदमी के साथ होनी चाहिए, बिग प्लेयर्स के साथ होनी चाहिए। अब बिग प्लेयर कैसे काम करते हैं हमें उसके हिसाब से करना है। आप कितनी एनालिसिस करो, कुछ भी करो, बट अगर बिग प्लेयर की पोजीशन आपके अपोजिट है तो आपको नुकसान होने वाला है। बट ये जो गेम है, ये जो साइकोलॉजी है, कैंडलस्टिक है, ये आपको ये बताती है कि आपकी एंट्री बिग प्लेयर के साथ कैसे हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे आपकी जो सोच है नॉर्मल रिटेलर से अलग होगी। अब अगर आप देखेंगे तो 90% से ज्यादा लोगों को नुकसान है, तो 90% लोगों को 95% लोगों को नुकसान है, तो 5% 6% लोग पैसा कमा रहे हैं। तो 6% के साथ आप कैसे बैठ सकते हैं, उनके साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और आपको पता भी नहीं होगा वो क्या कर रहे हैं, बट आपका ट्रेड उनके साथ होगा। मतलब कैंडल देख के हमारे को ये समझना है कि जो मार्केट के बड़े प्लेयर्स हैं, जो 1000 करोड़ लाख करोड़ में खेलते हैं, उनका मूवमेंट कैसा जा रहा है, मैं भी उसी डायरेक्शन में जाऊं। यस, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा, बट उसके लिए हम थोड़ा सा बेसिक कवर करेंगे। अब मान के चलो कि स्टॉक है 200 रुपए का चल रहा है, किसी ने बाय कर लिया। अब किसी ने बाय करा तो किसी ने सेल करा। अब सेलर की क्वांटिटी बायर से ज्यादा थी। अब आपने बाय क्यों करा, क्या रीजन था, आपको न्यूज आई, आपको किसी फ्रेंड ने बता दिया, किसी एनालिस्ट ने बता दिया, या फिर टीवी चैनल्स, या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब किसी ने बाय करा, आपने बाय करा, किसी ने सेल करा, सेलर
सप्लाई ज्यादा थी, सप्लाई ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, स्टॉक का प्राइस नीचे आया और स्टॉक आ गया 195 के आसपास। अब 195 के आसपास आया तो क्या हुआ, इसका टारगेट मान लो किसी ने दिया था 240 का, मान के चलो, तो आपके दिमाग में क्या था, 240 जाना है, 240 जाना है, 195 आया, आपको लगा सस्ता मिल रहा है मेरे को, तो मैं क्या करता हूँ और भी खरीद लेता हूँ। यहाँ पे कोई नया प्लेयर होगा जिसने देखा 200 पे उसने मिस कर दिया, 200 रुपीज पे, उसने सोचा कि चलो मैं भी खरीद लेता हूँ, क्योंकि तो, मान के बैठा है 240 जाएगा। हाँ जी, ठीक है। तो उन्होंने भी क्या करा, बाय करा। अब जो सेलर है उसने क्या करा, यहाँ पे और सेल करा। वो सेल क्यों कर रहा है, वो सेल कर नहीं रहा, आप उससे सेल करवा रहे हो क्योंकि आप बाय कर रहे हो। अब आप बाय कर रहे हो तो वो सेल करेगा। अब मान लो मुझे कोई चीज सेल करनी है बट बायर ही है, तो मैं भी सेल नहीं कर सकता ना उसे, राइट। तो यहाँ पे बायर और सेलर की फाइट है। अब यहाँ पे रिटेल बाय कर रहा है, यहाँ पे वो स्मार्ट आदमी बड़ा प्लेयर सेल कर रहा है। अब हुआ क्या, वापिस से सप्लाई ज्यादा होने की वजह से 190 आ गया। ठीक है। अब 190 आया तो उसने सोचा चलो मैं फिर से बाय कर लेता हूँ, सस्ता मिल रहा है, उसने फिर सेल करा। अब ऐसे धीरे धीरे करके स्टॉक की कीमत आ गई 180 रुपए। अब जब 180 रुपए आ गई तो यहाँ पे जो रिटेलर है उसको नुकसान होने लगा, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, लॉस में एवरेजिंग भी करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे 180 आया, उन्होंने बोला भाई, अब जो एनालिस्ट यहाँ पे 240 बोला था वो बोलेगा भाई 160 आ जाएगा, 150 आ जाएगा, बेकार है। यहाँ उसका फंडामेंटल अच्छा था, यहाँ फंडामेंटल खराब हो जाएगा, यहाँ उसने ब्रेकआउट दिया था रेजिस्टेंस में, यहाँ वो सीधा ब्रेकडाउन देने लगेगा। हाँ। अब जैसे ही नुकसान होता है, क्योंकि देखो जब आपके पास पैसा होता है, जब आप कोई ट्रेड बनाते हो तो आप कॉन्फिडेंट होते हो कि भाई मैंने ट्रेड बनाया, मेरा ट्रेड गलत कैसे हो सकता है। और जैसे ही 180 आएगा तो वहां पे आप डिमोटिवेट हो जाते हो, क्योंकि पैसे का लॉस है, पैसे का लॉस बड़ा लॉस होता है एक ट्रेडर के लिए। जब 180 आ गया तो 180 में आपने बोला यार अब निकल जाता हूं, बेकार है स्टॉक, बेकार है, आज के बाद स्टॉक में काम नहीं करूंगा, मैं दूसरा स्टॉक पकड़ लेता हूं। तो हुआ क्या, अब जो उसने बाय करा, उसने बाय करा नहीं, उसे करवाया गया। ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी गई, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, ट्रेडर के साथ भी ऐसा होता होगा कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी गई कि भाई खरीदो खरीदो खरीदो। मैंने खरीदा नहीं है, मेरे से खरीदवाया गया है। वो सिचुएशन कैसे पता करें? सिचुएशन आपको तभी पता चलेगी जब आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होगी, क्योंकि फिर आप ना किसी के कहने पे काम नहीं करोगे, अपने कहने पे काम करोगे, अपने एनालिसिस पे करोगे, वो हम सीखने वाले यहाँ के। तो यहाँ पे एक मार्केट की साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि ट्रेंड, जो नेगेटिव ट्रेंड है उसका कारण क्या है। नेगेटिव ट्रेंड का कारण है कि सप्लाई ज्यादा हुई थी। ठीक है। सप्लाई क्यों ज्यादा हुई थी, क्योंकि हम बाय कर रहे थे, हम रिटेलर लोग बाय कर रहे थे। अब 180 आ गया, अब 180 आ गया तो यहाँ पे उन्होंने बाय करी, यहाँ पे उनको नुकसान होने लगा, तो वो क्या करेंगे, बाय से सेल कर देंगे कि भाई यहाँ से निकल जाते हो। अब वो सेल कैसे करते हैं उसको भी मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जांपल के तौर पे। यहाँ पे मैं हैमर कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ा रहा हूँ। ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो कैसे बनता है अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने ट्रेंड को समझाया है। अब मान के चलो कि यहाँ पे कैंडल ओपन होती है 180 पे, लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक, और यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, ये क्या हो गया, इसका ओपनिंग प्राइस हुआ। अब एकदम से बाजार नीचे जाता है और 175 के आसपास का लो बनता है। ठीक है। न्यूज वैसी आ रही थी कि 160 आ जाएगा, 150 आ जाएगा, 140 आ जाएगा, 100 रुपए आ जाएगा, बेकार है, सब कुछ ऐसे ऐसे न्यूज आ रहा होगा उस टाइम पे। अब जैसे ही 175 के आसपास आएगा आपको लगेगा हाँ ये सही में गिरे जा रहा है, मैं ऐसे काट देता हूँ। अब क्या हुआ, जैसे ही बाजार गिरा, एक बड़ी सी बेरिश कैंडल बनी, तो वहां पे आपने बोला भैया यहाँ से निकलो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेल कर देता हूं। सेल क्या कर रहे हो, अपनी बाय वाली पोजीशन को सेल कर रहे हो। आपने नई पोजीशन सेल नहीं करी है, आपने अपना लॉस कवर करा है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि सेल कर रहे थे, ये सेल कर रहे थे मतलब सेलर्स थे। इसका मतलब ये है कि जो सेलर्स थे ये कह रहे थे ज्यादा क्वांटिटी में सेलर हैं, सप्लाई ज्यादा है। इसका मतलब ज्यादा सेलर अगर दिख रहा है आपको, इसका मतलब बेचने वाले ज्यादा लोग हैं और मैं खरीदने वाला हूं और खरीदने वाले कम हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट इनके फेवर में है, इनके फेवर। ये अगर पुट बेच रहे हैं तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। अगेंस्ट पुट ये बेच करके फायदा तभी कमाएंगे जब मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि आप लॉस में, यानी कि हम और आप लॉस में करेंगे। ठीक है। कॉल कब बेचेंगे, जब इनको लगेगा कि मार्केट गिरेगा, है ना, जब ये गिरेगा कॉल बेचेंगे, तभी तो ये फायदा कमाएंगे। क्योंकि रिटेलर यानी कि हम और आप जैसे लोग फायदा करेंगे तो इनका लॉस होगा। अच्छा, ये कब फायदा करेंगे, जब हमारा लॉस होगा। ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू। अब क्या हुआ, 175 आ गया, अब आपने कहा यार यहाँ से निकलो, तो आप क्या कर रहे हो, अपनी पोजीशन सेल करोगे। अब यहाँ टाइमिंग का बहुत मैटर करता है, टाइमिंग का गेम है। ठीक है। अब टाइमिंग क्या होती है हम उसको थोड़ा बताएंगे। देखो, हम जब चार्ट पढ़ते हैं या फिर हम करते हैं तो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं। जैसे हम देखते हैं 5 मिनट का चार्ट हो गया, इसको भी हम कवर करते हैं। 15 मिनट का चार्ट हुआ, 30 मिनट का चार्ट हुआ, आवरली चार्ट हुआ, इसके साथ साथ डेली चार्ट आपको देखने को मिलता है, इसके साथ साथ वीकली चार्ट आपको देखने को मिलता है।
राइट। अब क्या होता है 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट के चार्ट को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मार्केट ओपनिंग टाइम होता है सर 9:15 का और क्लोजिंग टाइम होता है 3:30 का। तो डेली की कैंडल अगर हम देखते हैं तो 9:15 से लेकर 3:30 की कैंडल्स वो लेता है एक दिन की। अगर हम 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो 9:15 पे ओपन हुआ और क्लोज हुआ 9:20 पे। राइट। फिर नेक्स्ट कैंडल जो ओपन होगी वो 9:20 पे ओपन होगी, वो 9:25 पे क्लोज करेगी। ऐसी 15 मिनट का चार्ट देखते हो तो 9:15 पे कैंडल ओपन हुई, 9:30 पे क्लोज हुई, 9:30 पे जो ओपन होगी 9:45 पे क्लोज होगी, और 9:45 ये गेम बहुत जरूरी है समझना। ऐसे 30 मिनट के चार्ट में 9:15, ऐसे ही 1 घंटे का कैंडल देखो तो 9:15 पे जो ओपन हुआ वो 10:15 पे क्लोज होगा, फिर 10:15 पे ओपन होके 11:15। अब मान के चलो कि हम ये जो कैंडल देख रहे हैं एग्जांपल के तौर पे हम आवरली चार्ट पे देख रहे हैं। हालांकि जो इंट्राडे ट्रेड होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो 15 मिनट के चार्ट पे बहुत अच्छे काम करते हैं, बट हम मान के चलो आवरली चार्ट देख रहे हैं और ये कैंडल की जो ओपनिंग टाइमिंग थी हम मान के चलते हैं 10:15। ये एग्जाम्पल्स के तौर पर हम ले रहे हैं। अब ये कैंडल कितने बजे क्लोज होगी? वो होगी सर 11:15 पे, क्योंकि हमने आवरली चार्ट देखा है। अब 180 पे बाजार की ओपनिंग हुई, एकदम से गिरा 175। अब 175 जब गिरा था, जब लो बना था उस टाइम चल रहा था मान के चलो 10:45 के आसपास, ठीक है। बट क्लोजिंग टाइम क्या है इस कैंडल की? 1 घंटे का हम देख रहे हैं तो 11:15। अब जैसे गिरा बाजार सब लोगों ने क्या करा, रिटेल ने अपनी पोजीशन बाय से सेल में कर ली, लॉस बुक कर लिया। अब जब सबने सेल करा तो बाय कौन करेगा? कौन करेगा? बाय वो करेगा जो यहाँ पे सेल कर रहा था। वो एक्चुअल में अपना प्रॉफिट राइड कर रहा था, अब अपना लॉस राइड कर रहे हो। जो हम कहते हैं ना बाजार की डायरेक्शन होती है, बाजार डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, उसका रीजन क्या होता है कि जब डाउन ट्रेंड में होता है तो रिटेल बाय करके अपना लॉस राइड कर रहा होता है, राइट। और उस केस में जो बड़ा प्लेयर होता है वो अपना प्रॉफिट राइड कर रहा होता है। अप ट्रेंड में होता है तो लोग क्या कर रहे होते हैं, रिटेल सेल कर रहा है। हम कहते हैं ना कि बाजार इतना बुलिश था बट फिर भी उसके बाद भी आपको लॉस हुआ, बाजार गिरा, नुकसान तो तब होना ही था। बाजार बढ़ा था तो क्योंकि भाई मैं लगातार सेल कर रहा था, या मैं ऑप्शन में सेल कर रहा हूं, या फिर मैं स्टॉक सेल कर रहा हूं, या फ्यूचर सेल कर रहा हूं, मैं सेल कर रहा था अपनी पोजीशन, और वहां पे जो बड़ा प्लेयर था वो बाय कर रहा था, वो अगेंस्ट में पोजीशन बना रहा था। तो बाजार का चलने का तरीका थोड़ा सा ऐसा है, ये बेसिकली डिमांड और सप्लाई है, ठीक है। तो डिमांड सप्लाई को इसी तरीके से समझा जाता है। अब एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि 180 की चीज 175 आ गई, और 175 की सब लोग निकल गए, बाहर हो गए, सबने सेल कर दिया। अब सबने सेल करा तो बाय कौन करेगा? बाय करेगा वो जिसने सेल राइड किया था, जो सेल करके अपना प्रॉफिट राइड कर रहा है, प्रॉफिट में एवरेजिंग कर रहा था, तो वो बाय करेगा। वो बाय क्यों कर रहा है? क्योंकि आप सेल कर रहे हो। अगर आप 175 पे सेल नहीं करते, 170 पे करते, तो फिर 170 पे बाय करता वो, ठीक है। तो एक यहाँ पे मैं इंडिविजुअल प्लेयर की बात नहीं कर रहा, ना मैं इंडिविजुअल रिटेल की बात कर रहा, यहाँ पे नंबर ऑफ रिटेलर और जो बड़े प्लेयर्स है उनकी बात कर रहा हूँ, इन दोनों की साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। अब मान के चलो सर ये 175 है, लोगों ने सेल करा, अब यहाँ पे उन्होंने बाय करा। अब बाय करके बेसिकली करा क्या है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जो उन्होंने सेल किया था उन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग करा है। यहाँ लॉस बुकिंग रिटेल का हुआ है, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करा है। अब जैसे ही बाय आया, उन्होंने बाय करा, तो क्या हुआ, यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुई, यहाँ पे सप्लाई क्रिएट हो रही थी, यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुई। अब जब डिमांड क्रिएट होगी तो उसका इंपैक्ट कहाँ देखने को मिलेगा? कैंडल पर, उस स्टॉक के प्राइस पे। हाँ। अब स्टॉक का जो प्राइस है उसको कन्वर्ट किया गया कैंडल में। तो हम प्राइस देख के एनालिसिस नहीं कर सकते, आप कैंडल देख के एनालिसिस कर सकते हो। प्राइस तो बेसिकली दिखेगा ही नहीं, कैंडल ही दिखेगा। अब प्राइस दिख भी रहा है तो वो आपको मैनिपुलेट करेगा कहीं ना कहीं। अगर मैंने कई बार मेरे जो मतलब 16 इयर्स के करियर में मैंने कई बार देखा, लोग पहले ऑडियंस सॉफ्टवेयर चलता था, तो लोग ना ऐसे ऑडियंस देखते रहते थे कि आप प्राइस बढ़ गया खरीद लेता हूँ, प्राइस गिरा तो बेच देता हूँ। वो प्राइस मैनिपुलेट कर रहा है आपको। आप सिर्फ और सिर्फ प्राइस देख के आप एनालिसिस नहीं कर सकते। तो प्राइस को कन्वर्ट किया जब कैंडलस्टिक में, तो कैंडलस्टिक चार्ट के अकॉर्डिंगली आप कहीं ना कहीं एनालिसिस कर सकते हो। अब वैसे ही हमने देखा कि जैसे ही बाइंग आई तो प्राइस इंक्रीज होगा, ऊपर जाता है, ऊपर जाएगा। तो ये जो कैंडल थी, जो ओपनिंग यहाँ पे क्लोजिंग 175 पे दिखा रहा था, तो क्लोजिंग ऊपर जाएगी। अब क्लोजिंग जब ऊपर जाएगी तो यहाँ पे एक कैंडल की फॉर्मेशन बनेगी जिसको बोलते हैं हैमर। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हैमर की साइकोलॉजी क्या है, हैमर बनने के पीछे कितने कारण है। हम एक कैंडल देख के एनालिसिस नहीं कर सकते, हैमर बन गया मैं बाय कर लूंगा, बट आपको समझना पड़ेगा इसका बनने का कारण क्या है, ठीक है। जब तक आप फील नहीं करोगे, जब तक आप चार्ट को फील नहीं करोगे, जब तक प्राइस को फील नहीं करोगे, जब तक मार्केट को फील नहीं करोगे, जब तक आपकी एनालिसिस व्यर्थ है। आप सिर्फ मतलब कहना का मतलब है बहुत अच्छी एनालिसिस नहीं होगी। तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस ऊपर गया तो क्लोजिंग ओपनिंग के आसपास आई, तो यहाँ पे हैमर देखने को मिला। हैमर दिखा देंगे, दिखता कैसे? हाँ जी, ब्राउजर पे ही दिखा देते हैं। नहीं सर, एक बार इस पे समझाना पड़ेगा। इस पे? ठीक है। तो ये मिटाना पड़ेगा सारा, ये नया ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था और इस तरीके से ओपनिंग यहाँ पे थी, पहले क्लोजिंग नीचे थी
और उसके बाद बाजार ने कुछ इस तरीके से क्लोज किया। ठीक है, पहले क्लोजिंग नीचे थी 175 के आसपास, है। हाँ मान के चलिए 180 की ओपनिंग थी, 175 पे क्या करा उन्होंने, लो बनाया। और जैसे ही डिमांड आई, डिमांड किसकी आई, बड़े प्लेयर की आई, क्योंकि यहाँ पे सेलर ने क्या किया था, मतलब बेसिकली बायर ने क्या किया था, अपना लॉस बुक किया था। तो जैसी डिमांड आई तो प्राइस बढ़ा और प्राइस ने क्या करा, यहीं पे ओपनिंग के पास क्या करा, यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब ये जो कैंडल देखने को मिली है इसको बेसिकली हम हैमर बोलते हैं। हैमर मतलब हथौड़ा, हथौड़ा बोला जाता है। तो हथौड़े में क्या होता है कि एक टेल होती है बड़ी, जब हम घर में हथौड़ा यूज करते हैं, ऊपर एक पार्ट होता है, छोटा सा आयरन पार्ट होता है, तो उसी की शेप ले लेता है ये। तो ये हैमर है। हैमर के पीछे की साइकोलॉजी यहाँ पे मैंने बता दी है। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, बॉटम से जो बाइंग आई है, क्लोजिंग ऊपर हो गई है हैमर के ऊपर। हैमर अगर मान लो क्लोजिंग यहाँ पे ओपनिंग से ऊपर होगी तो बुलिश हैमर होगी, क्लोजिंग अगर ओपनिंग से लोअर होगी तो वो बेरिश हैमर होगी। एक बार दिखाई देते हैं कि हैमर दिखता कैसा है, सो दैट कि और क्लियर हो जाए। हम यहाँ पे लिख देते हैं हैमर कैंडल। ये लो जी हैमर कैंडल। हाँ, थोड़ा ये क्लियर हो गया ना? हाँ जी, हाँ जी, आप विजुअलाइज कर पाओ इसलिए हमने कहा ये रहा हैमर कैंडल। हैमर कुछ इस तरीके दिखाई देगा। बट अगर यहाँ पे मैं कुछ इसके लॉजिक्स बताना चाहूंगा तो हम डायरेक्टली यहाँ पे नोट पे जाते हैं और यहाँ पे इसको समझते हैं। तो हैमर कैंडल कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी और ये बुलिश और बीरिश दोनों कुछ भी हो सकती हैं। काफी बुक्स में लिखा गया है कि भाई बुलिश हैमर है वही काम करेगी, बट ऐसा नहीं है, बीरिश हैमर भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, क्योंकि साइकोलॉजी दोनों में सेम ही है। ठीक है। अब जब भी हैमर देखने को मिलेगी तो अब यहाँ पे ट्रेड कैसे बनाना है उसके बारे में बात करेंगे। तो ट्रेड बनाने से पहले हमें कुछ लॉजिक्स है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि जो टॉप है जहां से रिवर्सल आया, क्योंकि बाजार इस तरीके से चलता है, तो टॉप है, टॉप से लेके हैमर के बीच में एटलीस्ट 20 कैंडल्स होनी चाहिए। तो ये लॉजिक्स हैं, आप लिख भी सकते हैं। टॉप से लेके हैमर तक, हाँ, 20 कैंडल्स, मिनिमम 20 कैंडल्स होनी चाहिए। कितने टाइम इंटरवल पे? कोई भी टाइम इंटरवल हो सकता है। आप 5 मिनट के चार्ट पे कर रहे हो तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली, आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो, अगर ये कैंडल 15 मिनट के चार्ट में बनती है, हैमर बनता है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख सकते हो। अगर डेली के टाइम फ्रेम में बनी है तो डेली के टाइम फ्रेम में देखो। मतलब आप कह रहे हो कि ये हैमर काम करने वाला है कि नहीं करने वाला है, उसके लिए 20 कैंडल देखें टॉप और बॉटम से। बिल्कुल। अभी क्या है कि मैं आपको उससे बता रहा हूँ, अब आपको बोर्ड पे बता रहा हूँ, बोर्ड पे समझ नहीं आएगा। जब हम डायरेक्टली चार्ट पे जाएंगे तो हम बताएंगे कि कैसे 20 कैंडल्स देखनी है। अभी मैं सिर्फ एक लॉजिक बता रहा हूँ कि हमें 20 कैंडल्स देखनी है। आप इसको राइट डाउन भी करिएगा। तो पहला जो पॉइंट है वो आपको लिखना है कि मिनिमम 20 कैंडल्स होनी चाहिए। जब हम प्रैक्टिकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पे बताएंगे कि कैसे 20 कैंडल्स देखनी है। 20 कैंडल्स के बाद दूसरा जो पॉइंट है वो ये देखना है कि भाई हैमर जो है उसका जो बॉडी का पार्ट है वो 20 से 30% हो सकता है, 20 से 30% का हो सकता है, राइट। और जो शैडो पार्ट है वो एटलीस्ट 70 से 80% की होगी। मतलब इसकी लेंथ 70-80% और ये 20-30% 20-30% का हो सकता है। दूसरी चीज आपको देखने को मिलेगी, अपर शैडो भी हो सकती है, बट वो बहुत कम होगी, क्योंकि ऐसा फिलहाल देखने को मिला है। अब हम डायरेक्टली या फिर हम कोई पीपीटी देखते हैं या फिर हम बुक्स में देखते हैं तो वहां पे पिक्चर परफेक्ट चीजें दिखाता है कि यार पिक्चर परफेक्ट होगा वही होगा, बट आप चार्ट पे देखते हो तो पिक्चर परफेक्ट आपको नहीं मिलता, वैसा नहीं मिलेगा, नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो चार्ट में जो आज के टाइम पे बाजार चल रहा है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हल्की सी शैडो भी देखने को मिल सकती है 20-30%, और जो विक है, शैडो टेल या लेंथ है, वो 70-80% रहेगी। इसके बाद यहाँ पे हमें एक चीज देखनी है कि नेक्स्ट कैंडल जो होगी, नेक्स्ट कैंडल शुड बी बुलिश, नेक्स्ट कैंडल बुलिश होगी। हमें ऐसा नहीं है कि हैमर के बाद सीधा बाय कर लेना है, उसकी कंफर्मेशन का वेट करना है। नेक्स्ट कैंडल बुलिश होनी चाहिए, बुलिश कैंडल होगी जिसकी क्लोजिंग ओपनिंग से हायर होगी। ठीक है। दूसरा चीज आपको ये देखनी है, ओपनिंग से हायर होगी, हाँ जी, ठीक है, वो बुलिश कैंडल होगी। एक चीज और देखनी है कि जितनी भी जो कैंडल है इसकी जो भी लेंथ है, नेक्स्ट कैंडल की लेंथ उससे ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, इस कैंडल से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ, बुलिश कैंडल। रीजन उसका क्या है कि मान लो कि आपको बाय करना है, नेक्स्ट कैंडल का साइज इतना बड़ा है, आप उसके बाद बाय कर रहे हो तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा ना। ठीक है। क्योंकि ये गलती काफी लोग करते हैं, वो कहते हैं हैमर बना, उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनी, उसकी थर्ड कैंडल पे बाय कर लेते हैं। वो क्या हुआ, उसी कैंडल ने टारगेट लगा दिया तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो गया। ठीक है। तो हमें जब हम ट्रेड करते हैं हम अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो लेके चलते हैं। मनी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि देने को 1 रुपया, लेने को 2 रुपए, ये मनी मैनेजमेंट है बस। तो मनी मैनेज करने के लिए आपको ये देख के चलना पड़ेगा कि भाई स्टॉप लॉस मैं कितना कम से कम लूं और टारगेट कितना ज्यादा से ज्यादा लूं। हम स्टॉप लॉस के ऊपर भी बात करेंगे, हम चार्ट पे भी लेके जाएंगे। तो यहाँ पे थ्योरी पार्ट हम कवर कर रहे हैं और मैं ऑडियंस को बोलना चाहूंगा कि ये सारे पॉइंट आप नोट भी करते रहिए, और अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके भी देखिए, क्योंकि ये पॉइंटर्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं
और आगे आने वाले टाइम पे ये और भी पैटर्न्स पे काम करेंगे। अच्छा, एक बार स्टॉप लॉस भी बताइए दो, वो क्या होता है? स्टॉप लॉस के ऊपर मैं बताना चाहूंगा, देखो स्टॉप लॉस के बारे में बताने से पहले मैं आपको पहले रिसर्च के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। हम रिसर्च एनालिस्ट, हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। अब एक चोर है, चोरी करता है, चोर है भाई, वो भी एनालिस्ट है कहीं ना कहीं। वो आसान थोड़ी ना, मैं कहूंगा किसी जेब काट के दिखा दो, आप काट के दिखा दो किसी की जेब, आसान नहीं है ना, आसान नहीं है। अब उसने भी उसके लिए कोई अलग से तालीम ली हुई होगी, ठीक है। अब एक चोर चोरी करता है तो वो रिसर्च करता है कि यार मेरे को ना इस घर में चोरी करनी है। वो पहले देखेगा कि यार कौन रहते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, और मैं जब एंट्री करूंगा, इसमें चोरी करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा भी। अब पता चला मैंने इतना रिस्क लिया, मिले 2000 रुपए। तो फिर उसके बाद ना रेकी करता है वो देखता है घर के बाहर खड़ा रहता है, फिर वो देखता है कि आज ये लोग घर से बाहर निकले हैं, तो फिर वो एंट्री करता है। एक बंदा पीछे खड़ा कर देता है कि अगर ये आ जाए तो मुझे बता दियो। तो एक चोर ने एनालिसिस करी, उसने पहले घर की एनालिसिस करी, लोगों की एनालिसिस करी, उसके बाद इतने टाइम तक वो बाहर खड़ा रहा, उसके बाद जब वो बाहर निकले तब उसने एंट्री करी, बट उसके बाद भी एक बंदा खड़ा कर दिया बाहर कि अगर आ जाए तो बता दें। यानी कि एक चोर ने चोरी करी एनालिसिस करके, तो उसने भी एक स्टॉप लॉस लिया कि अगर आ जाए तो बता दियो, आ जाए तो बताना, ठीक है। हाँ, तो वो एक स्टॉप लॉस है। हाँ। तो एक चोर भी स्टॉप लॉस लेता है, बट हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लेते। स्टॉप लॉस मतलब होता है कि अपने लॉसेस को स्टॉप करना, मतलब इतने से ज्यादा मेरा नुकसान ना हो, इतने ज्यादा नुकसान ना। अब स्टॉप लॉस सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, लोगों को स्टॉप लॉस के बारे में तो पता है। अब इसमें क्या करते हैं लोग, स्टॉप लॉस लगाते नहीं है। पहले तो स्टॉप लॉस पता नहीं होता कि लेना कौन सी जगह पे है। दूसरी बात कहते हैं कि यार स्टॉप लॉस ना मेरे दिमाग में है, मैं इनिशिएट नहीं करूंगा, अगर मैं करता हूं तो कोई देख लेता, वो मेरा स्टॉप लॉस काट देता है। ऐसे लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि मेरे दिमाग में जब आएगा तो मैं काट दूंगा, और जैसे स्टॉप लॉस कटता है तो वो दिमाग काम करना बंद हो जाता है। यानी कि मतलब कि 100 रुपए पे चीज खरीदी और मैं जानता हूं कि 90 रुपए पर मुझे निकल जाना है, अगर 90 आता है 100 की चीज तो, लेकिन वो 90 आया फिर भी मैं नहीं निकलूंगा, क्योंकि मेरा इमोशन उस वक्त क्या कह रहा है कि हो सकता है ऊपर जाए, और ऊपर जाए, हो सकता है वो 90 से 85 आ गया, फिर भी मैं रुका रहूंगा। हाँ। लेकिन अगर सिस्टम ने हमें स्टॉप लॉस पहले लगा दिया होता कि 90 पे काटना है, बाहर निकलना है, तो सिस्टम निकाल ही देता बाहर। हाँ, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, क्योंकि लोगों के साथ प्रॉब्लम ये, रिटेल ट्रेडर के साथ या कोई एनालिसिस करता है ना, ये नहीं पता होता कि मैं किस जगह पे स्टॉप लॉस लगाऊं। स्टॉप लॉस पता होना बहुत जरूरी है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हैमर है, हैमर के बाद नेक्स्ट कैंडल बुलिश है, अब थर्ड कैंडल पे हम एंट्री करते हैं, यानी कि थर्ड कैंडल ने जैसे ही सेकंड का हाई ब्रेक करा, लोगों को लग रहा होगा कि बहुत लेट हम एंट्री ले रहे हैं, बट लेट और जल्दी मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपकी ट्रेड की कंफर्मेशंस क्या है। हम कंफर्मेशन ले रहे हैं कि मैंने हैमर देखा, नेक्स्ट कैंडल बुलिश है, इसका मतलब है कि कोई है जो इसको बाय करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो सेकंड आपको देखना है कि जो सेकंड कैंडल का साइज जो होगा वो हैमर से बड़ा नहीं होना चाहिए, और थर्ड कैंडल ने जैसे सेकंड का हाई ब्रेक करा, यहाँ पे आपको अपनी पोजीशन बाय करनी है। अगर ये बड़ा हो गया इस कैंडल से तो क्या करना है? अवॉइड करना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, ठीक है। इसके बाद थर्ड कैंडल ने सेकंड का हाई ब्रेक करा, तो यहाँ पे आपको बाय पोजीशन बनानी है, और जो 175 का लो था उससे 10, 20, 50 पैसे नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अच्छा, 2 पॉइंट। एक तो अगर ये बड़ा बन रहा है इस कैंडल से तो मुझे लेना ही नहीं है, और उसके बाद अगर मैं जो थर्ड कैंडल देख रहा हूँ इस कैंडल से अगर ऊपर बन रहा है तो क्या करना है? आपको बाय करना है, तब पोजीशन बना लेनी है, हाँ, बाय करनी है। मैं जैसे मान के चला हूं कि 180 है, नेक्स्ट कैंडल का जो हाई है वो मान के चलो 184.30 है, ठीक है, मान के चलिए। तो जैसे ही 184.40 जाएगा, आइदर वो बुलिश या बीरिश है, मैटर नहीं करता, आपको यहाँ पे अपनी एंट्री लेनी नहीं है और स्टॉप लॉस ये लगा देना है, ठीक है। अब टारगेट की बात करेंगे तो टारगेट वैसे तो 1:2 का टारगेट लेते हैं। अच्छा, ये भी बात करते चलते हैं, हम बायर हैं तो हम कॉल या पुट लेंगे, तो यहाँ पर हम कॉल ले लेंगे, कॉल ले लेंगे या फिर हम स्टॉक बाय कर लेंगे, क्योंकि मैं अभी कॉल भी ले सकते हैं इसमें। अच्छा, मतलब हम थोड़ा आगे जब जाएंगे ऑप्शंस को पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि कॉल कैसे लेनी है, स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना है, डेल्टा क्या होता है, हमें ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। बट यहाँ पे हम जैसे मान के चलो कॉल ही ले लिया आपने, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्टॉप लॉस लगा देंगे। अब चलो अगर ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो थोड़ा ऑप्शंस पे मैं बता देता हूँ कि एग्जांपल के तौर पे आपने कॉल बाय कर ली, किसी स्टॉक की कॉल ऑप्शन बाय कर लिया या फिर निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, और आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब कई लोग ना ऑप्शन जब बाय करते हैं तो वो जीरो होने का वेट कर लेते हैं, वो भगवान भरोसे बैठ जाते हैं, मेरी थर्सडे की एक्सपायरी है, मेरी थर्सडे यहाँ वेडनेसडे की एक्सपायरी है, उससे पहले बढ़ जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। ऐसा नहीं है, ऑप्शंस भी अगर आप बाय कर रहे हो तो भी स्टॉप लॉस लेना बहुत जरूरी है। चाहे आपने 100 रुपए का ऑप्शन लिया हुआ है, अगर वो 50 रुपए पे कट रहा है, 30 रुपए पे कट रहा है, तो निकल जाओ। बेसिकली क्या होता है, जब आप जो चार्ट देखते हो तो हम डायरेक्टली ऑप्शन का चार्ट नहीं देखते, वहां पे हम स्पॉट मार्केट का चार्ट देखते हैं। स्पॉट मार्केट के अकॉर्डिंगली हमें ऑप्शन में ट्रेड बनाना होता है, क्योंकि उसका जो डेरिवेटिव है वो स्पॉट मार्केट ही है, ठीक है। और हमें अगर हमारा फ्यूचर में या फिर स्पॉट मार्केट में हमारा स्टॉप लॉस करता है तो हमें ऑप्शन से भी एग्जिट करना पड़ता है। एक बार थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर दो कि स्पॉट मार्केट का चार्ट और ऑप्शन के चार्ट में क्या फर्क होता है? देखो, ऑप्शन के चार्ट में और स्पॉट मार्केट चार्ट में फर्क ये होता है कि जो ऑप्शन जो का चार्ट होता है उसमें थीटा डिकी होता है,
तो थीटा डिके होगा तो वो बीरिश कैंडल दिखाएगा आपको, तो आपको लगेगा बाजार गिर रहा है, बाजार स्पॉट मार्केट वही है, बट थीटा डिके होने की वजह से क्या होता है वो रेड कैंडल दिखाएगा, तो आपको ऑप्शन का चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आप स्पॉट मार्केट का चार्ट देखो, उसके अकॉर्डिंगली काम करो। लोगों के डाउट ये रहता है कि मेरे को ये नहीं पता चलता कि स्पॉट मार्केट के अकॉर्डिंगली ऑप्शन में स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, उसके लिए थोड़ा सा डेल्टा वगैरह पढ़ना पड़ता है कि आपने जो स्ट्राइक ली है उसका डेल्टा क्या है, डेल्टा 0.5 है, डेल्टा 0.2 है, डेल्टा 0.3 है, और अगर आपको लग रहा है कि डेल्टा भी मेरे को चेक नहीं करना तो सीधा सीधा आप क्या करो, जब आपका स्पॉट मार्केट में स्टॉप लॉस कटे आप वहीं के वहीं एग्जिट कर दो। वैसे डेल्टा वगैरह सुन के घबराए ना, हम डिस्कस करेंगे, हम आगे सारी चीजें डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप स्पॉट मार्केट के अकॉर्डिंगली अपना स्टॉप लॉस निकल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आप जो स्टॉप लॉस है टारगेट जो है 1:2 का ले सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपने 184 पे बाय करा, आपका स्टॉप लॉस था 175 का, एक एग्जांपल के तौर पे। आप ये मत समझिएगा कि 10 पॉइंट का एसएल बहुत डिफरेंस बहुत बड़ा है, या यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो जो डिफरेंस है, मान लो 10 पॉइंट का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आप 20 से 30 पॉइंट का आप टारगेट लेके चल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि टारगेट जो होता है वो पत्थर की लकीर नहीं होता है कि यही है टारगेट है, यही जाएगा। वो एक एरिया होता है कि मुझे लग रहा है कि मान के चलो कि 1:2 लेते हैं तो टारगेट होगा इसका 204 रुपए के आसपास, तो 200 रुपए के आसपास आप बुक कर सकते हैं अपनी पोजीशन। मतलब कैंडल देख के बात करें तो जहां पे थर्ड कैंडल पे आपने एंट्री बनाने का कहा था, वो एंट्री और स्टॉप लॉस हो गया इस हैमर का नीचे वाला विक वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस लेके चलना है। तो यहाँ पे पॉइंटर्स हैं कि टॉप और बॉटम के बीच में 20 कैंडल्स होनी चाहिए। जो हैमर है, हैमर बुलिश और बीरिश कुछ भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट ये है कि हैमर के ऊपर थोड़ी सी टेल हो सकती है। साथ साथ 20-30 का मैंने रेशियो बताया, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। 20 कैंडल वाला मुझे भी नहीं पता, बहुत नया चीज था सर। वो एक्चुअल में अभी हम चार्ट पे जाएंगे ना, वहां बताएंगे आपको कि 20-30 किस तरीके से लाइव इसका एक्सपेरिमेंट हाँ बिल्कुल करेंगे। इसके साथ साथ हम बताएंगे कि नेक्स्ट कैंडल बुलिश होनी चाहिए। बुलिश का साइज, बुलिश कैंडल अगर बीरिश कैंडल के हैमर के साइज से थोड़ी बड़ी है, लेंथ बड़ी है, उसको अवॉइड करेंगे। और बुलिश के बाद थर्ड कैंडल जैसी उसका ब्रेकआउट आएगा तो वहां पे हम पोजीशन बाय करके हैमर के लो का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। इंटरेस्टिंग। तो ये पॉइंटर्स हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। और आगे जब हम और भी कैंडलस्टिक कवर करेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें काम करेगी, तो वो समझने में काफी आसानी होगी, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है, थोड़े लॉजिक्स जो बताए हैं वो नए हो सकते हैं, बट उसके बाद जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आप उसमें एक्सपर्टीज आपको मिल जाएगी। तो हम चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पे और देखते हैं कि हैमर किस तरीके से काम करता है। परफेक्ट। तो चार्ट पे ब्राउजर चार्ट है, वो चार्ट ओपन कर लीजिए। ट्रेडिंग व्यू खोलना है, ट्रेडिंग व्यू हाँ खोल लीजिए। तो हम आ गए हैं चार्ट पर, और अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करा उस कॉन्सेप्ट का एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल हम यहाँ देखेंगे कैसे काम करता है। सर जी ठीक है। देखिए क्या होता है ना कि जब हम पढ़ते हैं, हैमर को पढ़ते हैं या फिर और भी हम कैंडलस्टिक पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमें चार्ट पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो हम बहुत पुराने चार्ट पे लेके नहीं जाएंगे, अभी फिलहाल हम निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे। जब रिसेंटली निफ्टी का कुछ 21,800 के आसपास का लो बना था, ठीक है, तो वहाँ पे न्यूज आ रही थी कि बाजार और ज्यादा गिर सकता है, बहुत ज्यादा वीकनेस देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी आपको पता था जो इशूज हुए थे इसराइल पे, या जो भी इशूज हुए थे उसकी वजह से लग रहा था कि क्रैश देखने को मिलेगा, बड़ा क्रैश। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे चार्ट पे तो मैं कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले जब हम हैमर को पढ़ते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न को, तो हमने कुछ चीज बताई थी कि भाई एक डाउन ट्रेंड में बनेगा और हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने वाला पैटर्न है। अगर एक गिरता हुआ बाजार है तो बॉटम पे ऐसा हमें क्या ढूंढना है कि वहां से बाजार रिवर्स हो जाए, तो वहां पे हमें हैमर देखने को मिल सकता है और कुछ ऐसी कैंडल्स है जो हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमें डाउन ट्रेंड देखना पड़ेगा, और डाउन ट्रेंड का जो पहला लॉजिक था वो ये था कि उसमें एटलीस्ट मिनिमम 20 कैंडल्स होनी चाहिए, टॉप और बॉटम के बीच 20 कैंडल्स। हाँ, अब एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि भाई ये जो है यहाँ से गिरता हुआ आया बाजार, यहाँ से गिरता हुआ आया और यहाँ पे एक हैमर बना। एक पॉइंट है वो मैं बताना भूल गया, वो मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ कि हैमर का जो लो होगा वो इस डाउन ट्रेंड में अनब्रेकेबल होगा। अनब्रेकेबल मतलब है कि हैमर का जो लो है वो एक यूनिक लो होगा इस पूरे डाउन ट्रेंड में, उससे नीचे लो ही लोएस्ट लो होगा। ऐसा नहीं कि पहले वाली कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया होगा। लेकिन अगर मैं ट्रेडर हूं और ये हैमर बना ही है तो मुझे नहीं पता ना अगला कैंडल इससे नीचे बनेगा ऊपर बनेगा। नहीं, वो हम प्रीवियस कैंडल को देखेंगे, नेक्स्ट कैंडल को नहीं देखेंगे। अगर नेक्स्ट कैंडल ने हैमर का लो ब्रेक कर दिया तो वो पैटर्न कंफर्म ही नहीं हुआ, वो पैटर्न रेलेवेंट ही नहीं है। हम यहाँ पे क्या समझेंगे कि पहले हम डाउन ट्रेंड देखेंगे। अब डाउन ट्रेंड यहाँ से मान लो बनता हुआ जा रहा है, अब हम क्या करेंगे, एग्जांपल के तौर पे प्राइस कुछ भी हो सकता है, हम प्राइस को नहीं देखेंगे वहां पे, हम देखेंगे कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 कैंडल्स है और यहाँ पे हैमर देखने को मिला। हम इसके और भी एग्जांपल्स की बात करेंगे,
हैमर में हमने क्या देखने को मिला कि हैमर जो है वो बीरिश हैमर है। हमने लॉजिक में एक बात बोली थी कि भाई हैमर बुलिश और बीरिश कुछ भी हो सकता है, कलर डजंट मैटर, कलर मैटर नहीं करता, ग्रीन भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइकोलॉजी तो सेम ही है। अब हैमर जो बना देखने को मिला, हैमर में क्या था, इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ पे था, ठीक है, और इसके बाद लो यहाँ पे देखने को मिला। तो पहले जो कैंडल थी जब ओपन हुआ था तो एक बीरिश कैंडल थी, बड़ी कैंडल। यहाँ पे कुछ लोगों की पोजीशन एग्जिट हुई है जिन्होंने यहाँ पे बाय करके अपना लॉस राइड करा था। अब ये कैंडल बेरिश कैंडल थी, वही टाइमिंग की गेम, जैसे हमने टाइमिंग बताया, मान लो हमने 30 मिनट का चार्ट लिया है। अब 30 मिनट का चार्ट लिया तो 30 मिनट में यानी कि मान लो कि ये कैंडल की ओपनिंग प्राइस ही मान लो 9:15 है, ये 9:45 पे क्लोज हुआ है, एग्जांपल के तौर पे हम लेके चलते हैं। तो 9:45 पे क्लोज हुआ है, पहले ये 9:15 से इसने लो बनाया, फिर 9:45 पे हमने चेक करा, क्योंकि 30 मिनट का चार्ट है ना, तो हमने देखा कि ये पिक्चर परफेक्ट हैमर देखने को मिला है। एक लॉजिक और हमने बताया था, जो हमने पहले हमने पीपीटी में देखा था कि हैमर पिक्चर परफेक्ट था, बिल्कुल एक बुलिश कैंडल, एक विक देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे हमने लॉजिक में बताया था कि ऊपर हल्की सी टेल हो सकती है। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि रटने की कोशिश करने लग जाते हैं, वो कहते हैं नहीं यार ऐसा होगा कि हैमर बनेगा, उसके ऊपर तो बुक में तो लिखा ही नहीं है, शेडो होगी, बट यहाँ शेडो है, इसका मतलब ये हैमर नहीं है। हमें रटना नहीं है, हमें समझना है, और समझने के लिए थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, हमें स्केल लेके नापने की जरूरत नहीं है। तो लॉजिक में हमने बताया था, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है बुलिश हैमर होगा, हमने बताया कि बेरिश भी हो सकता है, तो बेरिश हैमर है, हल्की सी शेडो भी है, 20-30 का रेशो है, बॉडी में 20 से 30% है, लेंथ ज्यादा है। उसके बाद हमने देखा कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो बुलिश है। अब बुलिश कैंडल का जब थर्ड कैंडल हाई ब्रेक करे तो बाय करना है, बट थर्ड कैंडल ने तो हाई ब्रेक करा ही नहीं है, फोर्थ ने नहीं करा, बट फिफ्थ ने हाई ब्रेक करा। यहाँ पे देखेंगे फिफ्थ कैंडल ने इसका हाई ब्रेक करा है। बट अब आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, जब फिफ्थ कैंडल ने हाई ब्रेक करा था तब तक इसका जो लो था इस डाउन ट्रेंड में और इस अप ट्रेंड में लोएस्ट लो था। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है जब आप हैमर की स्टडी करते हैं कि इसका लो अनब्रेकेबल होना चाहिए प्रीवियस कैंडल से और नेक्स्ट कैंडल से भी, जब तक बाइंग कंफर्मेशन नहीं होती। हम मान लो कि यहाँ पे आपने बाय पोजीशन बनाई, कहां पर, ये वाला, जब सेकंड कैंडल हाई ब्रेक हुआ, 4 चौथा कैंडल है, चौथे कैंडल ने हाई ब्रेक करा, चौथा कैंडल ने हाई ब्रेक करा और वहां में पोजीशन बना लो। हाँ जी, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं यहाँ पे ये देखेंगे इस कैंडल का, बुलिश कैंडल का जो हाई था वो था 21,902 का, ठीक है, 21,902.80। तो जैसे 21,903 जाएगा तो वहां पे आपको बाय करना है। हम ये कौन सी डेट का देख रहे हैं? ये डेट जो है वो 18 अप्रैल 2024 का हम चार्ट देखते हैं। तो ये बेसिकली रिसेंटली अभी जो लो बना था उसके बाद जो तेजी आई थी, जो लो बना था वहां से तेजी आई थी, उसका कारण क्या था वो मैं बताना चाहूंगा। ये वो वाला पॉइंट है, ये वो पॉइंट है, बिल्कुल बाजार गिरा था जब ये इजराइल का जो इश्यूज हुए थे, उसके बाद जो लो बना था, जो वहां से जो तेजी आई थी उसका कारण क्या था वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अब हैमर बना, क्योंकि हमने एक चीज बताई थी कि हम कहीं ना कहीं रिसेंट जो अभी फिलहाल मार्केट में देखने को मिला है उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे। हम कोई 2 साल 3 साल पुराने चार्ट नहीं दिखाएंगे, जो अभी घटा है बाजार में उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड कैंडल है, इसका हाई था 21,903 का, मान के चलिए जैसे ही वो हाई ब्रेक हुआ, थर्ड से हो, फोर्थ से हो, फिफ्थ से हो, आप बाय करोगे। यहाँ पे बाय करने के बाद आप स्टॉप लॉस जो लगाओगे वो हैमर के लो का बनाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देखते हैं कि हैमर का जो लो है वो है 21,777 का, 21,777 का इसका लो है। तो हमने क्या करा, 21,775 का हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, अब हमने देखा कि हमने यहाँ पे बाय करा, ये स्टॉप लॉस लगाया और उसके अकॉर्डिंगली 1:2 का टारगेट लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑडियंस के मन में क्वेश्चन होगा, वो कहेंगे यार बाजार ने अब यहाँ पे हम एग्जिट कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, हालांकि 200 पॉइंट का गैप है। हाँ, 200-150 नहीं, इसमें अगर 21,900 था ना ये? हाँ जी, 21,900 था और 775 का था, मान के चलो 150 पॉइंट का गैप है, 150 पॉइंट का गैप है। और यहाँ से अगर बाजार देखेंगे तो 21,800 से 21,900 से मान के चलिए यहाँ से 22,435 रुपए तक चला गया बाजार। इंट्राडे वालों के लिए नहीं है, क्योंकि 150 पॉइंट का गैप इंट्राडे वालों के लिए नहीं है ना ये। देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा, जैसे 150 पॉइंट का गैप है, जब हम मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वहां पे हमें प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए। अब कई लोगों का वो कहते हैं कि मैं तो इंट्राडे का प्लेयर हूँ, मेरे को इंट्राडे में ही काम करना है। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कल आपको बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। अब इंट्राडे बेसिकली क्या होता है, इंट्राडे में होता है कि आपने आज खरीदा आज ही बेच दिया। बट जब आपको बड़ा पैसा बनाना होता है बाजार से तो कहीं ना कहीं आपको अपनी पोजीशन को होल्ड भी करना पड़ता है। बट आप उस पोजीशंस को लेके कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। बट लोग क्या करते हैं, अगले दिन पोजीशन कैरी इसलिए नहीं करते, वो सोचते हैं कि कल बड़ा गैप डाउन ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि बाजार आपके फेवर में खुले, राइट, ऐसा भी तो हो सकता है। तो आपको मार्केट में नेगेटिव नहीं होना, आपको अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना हो। बट आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस क्या है।
अब हैमर के अकॉर्डिंगली आपने बाय पोजीशन बनाई, स्टॉप लॉस ये लगाया, और आगे वाले टाइम पे हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप यहाँ पे बाय करके यहाँ पे कहीं अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे। कुछ स्ट्रेटेजीज है, अगर वो स्ट्रेटेजीज अभी बताने लग जाऊंगा तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं है और हम एडवांस पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, हम आगे बताएंगे कि कैसे हम प्रॉफिट राइड भी कर सकते थे इस पे। तो अभी रिसेंटली जो बाजार में अगर आप देखेंगे कि जो बाजार गिरा था। और चीज, और ये चौथे पॉइंट कैंडल के जब इसने ब्रेक किया, हमने एंट्री तो बना लिया, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? स्टॉप लॉस तो चलो हमने बॉटम पे रख लिया, हैमर के टारगेट क्या होना चाहिए? देखिए वैसे जो टारगेट होता है जो 1:2 का होता है, जो आपने यहाँ पे बाय करा, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली जितने पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है उतने पॉइंट का टारगेट लेके चल सकते हो। मतलब 10 पॉइंट नीचे अगर स्टॉप लॉस है तो 20 पॉइंट ऊपर प्रॉफिट ले सकते हैं। बट वही है कि टारगेट वही एक एरिया होता है, उस एरिया के आसपास आप एग्जिट कर सकते हैं। बट आगे वाले टाइम पे मैं बताऊंगा कि कैसे आप 10 रुपए के स्टॉप लॉस से 50 पॉइंट का, 60 पॉइंट का, 70 पॉइंट का भी आप टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ अलग स्ट्रेटेजीज है, वो हम उसमें इंडिकेटर यूज करेंगे। ठीक है, कि आपने एंट्री तो अच्छी जगह पे ले ली, बट एग्जिट कहाँ करना है वो आपको वो कुछ और स्ट्रेटेजीज है। बहुत सारे लोगों का स्ट्रेटेजी ये भी होता है, स्टॉप लॉस लगा दिया, अब प्रॉफिट का नहीं हो, जाने तो जहां तक जा सकता है, मेरे को लॉस स्टॉप लॉस लगा हुआ है बस, तो ये भी ठीक है क्या? देखिए कई बार कैसा होता है, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा जरूरी है, क्योंकि हमेशा ऐसी राइट देखने को नहीं मिलेगी। कई बार होगा बाजार 1:2 यहीं तक जाएगा, यहीं से रिवर्स हो जाएगा, तो फिर आपको हो गया यार ऐसा तो हो ही नहीं रहा कि मैं स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देता हूँ, स्टॉप लॉस कट रहे हैं, या फिर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर रहा हूँ। बट फिर क्या करोगे, फिर आप छोटे छोटे प्रॉफिट लेने की आपकी आदत पड़ जाएगी। बट जब छोटे प्रॉफिट लोगे उसी दिन ऐसा होगा कि बाजार वन साइडेड हो गया और उस राइड को आप मिस कर दोगे, तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है लोगों के मन में। तो यहाँ पे ना सबसे पहले हमें सीखनी है एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट हम आगे बताएंगे कि एग्जिट कैसे लेना। हालांकि अभी हम बात कर रहे हैं 1:1 का, 1:2 का, अभी 1:1 का ही प्रॉफिट वैसे एक्चुअल में चल रहा है कि जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है उतने पॉइंट का टारगेट। बट वहां पे भी हम देखेंगे कि अगर हमने 2 लॉट में काम करा है तो एक लॉट में 1:1 या 1:2 पे एग्जिट कर सकते हैं, और एक लॉट को आप छोड़ सकते हैं कुछ इंडिकेटर के हिसाब से, उसमें कोई स्ट्रेटेजी है उसका आप यूज करिए, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप प्रॉफिट राइड कर सकते हैं। अच्छा, हम हैमर देख करके यहाँ पे एंट्री सीख रहे हैं, क्या बाकी कैंडल्स देख करके भी एंट्री सीखेंगे? बिल्कुल सीखेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा हैमर को ही और ज्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे। अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा लाइव मार्केट में ही थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं इसे, और हम पुराने चार्ट्स पे जाते हैं और पुराने चार्ट पे सीखने की कोशिश करते हैं। हम इसी चार्ट पे थोड़ा पीछे जाते हैं और इसी चार्ट को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से सीखते हैं। जैसे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हम जब हम कोई चीज नहीं सीखते हैं तो हम अपने चार्ट पे बैक टेस्ट करते हैं उसे। कोई भी चीज सिखाई आप उसे मानो मत कि यार हमने कुछ भी सिखा दिया या हमने कहीं भी स्ट्रेटेजी ली, मानो मत, उसको बैक टेस्ट करो। अब हम क्या करते हैं, जब भी बैक टेस्ट करते हैं तो पुराने चार्ट्स पे जाते हैं। बैक टेस्ट का मतलब होता है जो भी आप सीख रहे हो पुराने चार्ट में उसको अप्लाई करके देखो कि सच में वैसा काम किया है कि नहीं किया है पास्ट में। अब इसमें क्या होता है, बैक टेस्ट करने के लिए सबसे पहले अगर आप इंट्राडे के प्लेयर्स हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि 1 मिनट का चार्ट या 2 मिनट का चार्ट यूज करो, मिनिमम एटलीस्ट आपको 30 मिनट का चार्ट यूज करना है। 30 मिनट का चार्ट माफ कीजिएगा 15 मिनट्स का चार्ट यूज करना है स्टार्टिंग में। 15 मिनट के चार्ट पे आपको पहले कंफर्मेशन मिलती है। अब यहाँ पे आपको बैक टेस्ट करना है और देखना है कि कहाँ पे आपको हैमर देखने को मिला है, और मैं यहाँ इस तरीके से आपको बैक टेस्ट करना है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक कैंडल है, हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, इसको थोड़ा सा समझेंगे। ये कैंडल है, अगर मैं इंडिविजुअली आपको एक कैंडल दिखाऊंगा तो आप क्या बोलोगे, ये भी एक हैमर है, ठीक है। बट हैमर के लॉजिक क्या बताए थे हमने आपको कि डाउन ट्रेंड में बनेगा, डाउन ट्रेंड में हैमर बना है। बट जो नेक्स्ट कैंडल है वो हैमर के बाद नेक्स्ट कैंडल कौन सी होनी चाहिए, उससे ऊपर की होनी चाहिए, बुलिश कैंडल होनी चाहिए। और इस हैमर का लो क्या होना चाहिए, अनब्रेकेबल होना चाहिए, सबसे लोएस्ट होना चाहिए, सबसे लोएस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल ने क्या है, इसका लो ब्रेक कर दिया और नेक्स्ट कैंडल बेरिश थी, हाँ, तो वो माना ही नहीं जाएगा, वो हैमर है ही नहीं। ठीक है, तो हमें लॉजिक्स देखने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मतलब हैमर देख करके जो मैं डिसीजंस लेने वाला था, ये देख करके मैं वो डिसीजन नहीं लूंगा। बिल्कुल नहीं लोगे। अब हम क्या करते हैं, हम इसकी और प्रैक्टिस करते हैं और यहां से हम पुराने चार्ट्स पे जाते हैं इस तरीके से। तो आपको ना इंडिविजुअली काफी सारे हैमर देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ मैं वही। अब देखो मैं कह के चलता हूँ, यहाँ पे मान के चलते हैं क्योंकि ये एक हैमर है, मान के चलिए। अब हैमर में हमने क्या बताया था कि टॉप से लेके बॉटम के बीच में कितनी कैंडल्स होनी। एग्जांपल के तौर पे हमने देखा कि ये हैमर है, हमने इंडिविजुअली कैंडल देखी, हमने एक कैंडल देखी, हैमर है। अब हम सोचेंगे हैमर के बाद हम बाय कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है। हम देखेंगे इसके बीच में टॉप से लेके बॉटम के बीच में 20 कैंडल्स होनी चाहिए, और इसके बीच में कितनी कैंडल है, 6 to 7 कैंडल्स, तो ये हैमर नहीं है। पहला लॉजिक फेल होता है। दूसरा लॉजिक जो था वो हैमर के बाद नेक्स्ट कैंडल जो होती है वो बुलिश कैंडल होनी चाहिए, यहाँ पे क्या बेरिश कैंडल है, तो ये भी फेल है। दूसरा आप फिर इसको भी बोल सकते हैं, ये भी हैमर है,
हैमर के बाद बुलिश कैंडल भी है, बुलिश के बाद यहाँ से बाय आया और एकदम से स्टॉप लॉस कट गया। रीजन उसका क्या है, क्योंकि इसके बीच में यहाँ से 20 कैंडल्स नहीं है। जब 20 कैंडल्स होती है तभी आप फिर क्या करते हैं, अपनी बाइंग इनिशिएट करते हैं। दूसरा रीजन क्या है यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो कैंडल है। अच्छा एक बात बताओ, मैं ट्रेडर हूँ, हाँ, इंट्राडे ट्रेडर हूँ या ऑप्शन ट्रेडर हूँ, मैं अभी ये वाला पोजीशन चल रहा है, हाँ, 15 मिनट का मैं चार्ट देख रहा हूँ, मैं कैसे पता करूं कि 20 वाला मुझे कहां से देखना है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस हैमर का लो कितना है। इस आपको भी इसी तरीके से चेक करना पड़ेगा। हैमर का लो हमने चेक करा यहाँ पे, इस जगह पे इसका लो बना कितना, 22,358 का, राइट। और यहाँ पे इस हैमर का लो बना कितना, 22,355 का, ठीक है। तो यहाँ पे 55 यहाँ 355 लिख देते हैं, यहाँ पे 358 लिख देते हैं। तो लोएस्ट कैंडल, सबसे लोएस्ट कैंडल कौन सी है? वो 55 वाला, ये वाली कैंडल लोएस्ट है। हाँ। अब इसके बाद जो हाई बना वो इस कैंडल का है। इसके बीच में और इसके बीच में कितनी कैंडल्स होनी चाहिए? 20। यहाँ पे कितनी है? 5 to 6 कैंडल है, ठीक है। तो ये पैटर्न बना ही नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें देखनी पड़ती है। ये कैंडल्स जो है वो इतनी ईजी नहीं है। मतलब कुल मिला के मेरा जो हैमर है, जिसको मैं हैमर कह रहा हूँ और जिस बेस पे मैं डिसीजन लेना हूँ, उस हैमर से टॉप में 20 कैंडल होनी चाहिए। अब मान के चलिए चाहे 15 मिनट हो, 5 मिनट हो, आधा घंटा हो। अब इसका लो क्या 358 का था, मान लो इसका जो लो था वो होता 359 का होता, मान के चलिए इस कैंडल का लो 359 का होता, तो इस ट्रेंड में सबसे लोएस्ट कैंडल कौन सी होती? यही वाली होती। बिल्कुल ये होती। तो इसके बीच में हम मान के चलते 20 कैंडल्स है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे अपनी बाय पोजीशन बनाते हैं। ये इतनी चीजें ये जो है ये किसी बुक में नहीं लिखी होगी। ये हमारा जो काम करते 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 ये जो एक्सपीरियंस है वो हमने खुद ये ढूंढ के निकाला कि जब 20 कैंडल्स बनती है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो काफी लोग बात करते हैं कैंडलस्टिक काम नहीं करता, मैंने कैंडलस्टिक सीखा था, रिजल्ट नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि वो जो बुक में लिखा हुआ है, जो बेसिक कैंडल है, इंडिविजुअली कैंडल डोजी देख ली या हैमर देख लिया, उसके हिसाब से आप काम करते हो। ऐसे तो आपको हैमर होलसेल में मिलते रहेंगे। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे भी आपको एक हैमर दिखेगा, यहाँ पे भी आपको एक हैमर दिखेगा, ये भी आपको एक हैमर दिखेगा। तो आप कहोगे यार ये तो काम ही नहीं कर रहा, बट कहाँ है आपके लॉजिक? कहाँ है वो 20 कैंडल का लॉजिक? कहाँ है वो उसका लो ब्रेक अनब्रेकेबल वाला? नेक्स्ट कैंडल कौन सा होना चाहिए, उसके बाद कैंडल उसका हाई ब्रेक करेगा। तो जब हम इतनी सारी कंफर्मेशन लेके चलते हैं तब हम अब जाके ट्रेड बनाते हैं, उसके बाद 70% 80% की एक्यूरेसी आती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया। हैमर, कौन सा हैमर काम करेगा, ये सारे पॉइंटर्स जो आपने बताया वो लिख लेने चाहिए। सारे हैमर काम नहीं करेंगे। हाँ, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ऑडियंस को ये कहना चाहूंगा कि आप नोट करिए, ये सारी चीजें नोट करोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। आप पॉइंटर्स बनाइए इसके, और उसके बाद जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपकी एक अलग फील होगी, एक अलग एक्सपर्टीज होगी जब आप चार्ट की प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पे मैं कुछ और एग्जाम्पल देना चाहूंगा, क्योंकि मैं ये चाहूंगा कि जब आप सीखे तो अच्छी तरीके से सीखे, और बैक टेस्ट कैसे करना है वो भी आपको कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और जाते हैं और हम हैमर देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक चीज और है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जब भी प्रैक्टिस करते हैं, हैमर की प्रैक्टिस करते हैं, तो कोशिश करिए लोअर टाइम फ्रेम पे जाइए। 15 मिनट का चार्ट देखिए, 30 मिनट का चार्ट देखिए, आवरली का चार्ट देखिए, डेली का चार्ट देखिए। ये 4 टाइम फ्रेम के चार्ट आपको देखने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा कि मैं रिलायंस पे प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको टाइम देना पड़ेगा। जब आप कोई चीज सीख रहे हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा, तब आप एक अच्छे एनालिस्ट बनेंगे। तब यहाँ पे आपको 15 मिनट का चार्ट देखना है रिलायंस का, मान के चलिए रिलायंस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, 30 का देखना है, आवरली का देखना है, डेली का देखना है, फिर आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा आगे कि बड़े टाइम फ्रेम पे उसका इंपैक्ट क्या होता है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में इंपैक्ट क्या होता है। इंटरडे के जो प्लेयर्स होते हैं, जो इंटरडे में काम करना पसंद करते हैं, वो 15 मिनट के चार्ट पे काम करते हैं। और जिसको ओवरऑल मार्केट देखना पड़ता है तो उसको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है, बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट देखना पड़ता है। तो टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। तो नीचे से स्टार्ट होते हो तो आप ऊपर लेके जाते हो। अब जब मैं सीखता था उस टाइम पे 2008 में, जब मैंने सीखा था, क्लासेस ली थी टेक्निकल एनालिसिस की, तो मैं क्या सिखाया जाता था उस वक्त की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम तो इतना यूट्यूब वगैरह भी नहीं था, इंस्टीट्यूट भी नहीं होता था। फोन देखते ना टेक्निकल एनालिसिस, तो फोन की डायरेक्टरियां खुल जाती थी। मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ। तो होता क्या था, जब हम जाते थे तो वो सिर्फ डेली चार्ट दिखा दिया, 2 साल पुराना चार्ट दिखा दिया, मूविंग एवरेज सिखा दिया, और इसके ऊपर बाय कर लेना, इसके नीचे सेल कर लेना। कैंडल्स का नाम ही नहीं होता था, बस बोलते थे एक बुलिश होती है, एक बेरिश होती है, ये कैंडलस्टिक है। तो अब चीजें बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। जब आप करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको काफी चीजें समझ में आती है। तो अगर आप कैंडलस्टिक को अच्छी तरीके से समझते हैं तो कहीं ना कहीं आप प्राइस को फील करते हैं, आप प्राइस से प्यार करते हैं।
कहते हैं गुजराती में कहावत है ना, भाव भगवान छे, तो यहाँ पे भाव ही भगवान है। तो भाव को अगर आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है तो कैंडलस्टिक को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल जो दिया वो हमने हैमर का दिया। अब हम एक नेक्स्ट कैंडल के बारे में बात करेंगे जो कि शूटिंग स्टार है, जो इसके अपोजिट काम करती है। सर एक क्वेश्चन था, जैसे ये वाला भी हैमर का रहेगा जो लास्ट में ग्रीन वाली बनी, ये इसके ऊपर वाला, ये वाला जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा ये हैमर नहीं है। उसका रीजन क्या है? अच्छा, एक सवाल ले लेते हैं, शायद उनकी आवाज कैमरे में ना आए। तो ये पूछ रहे हैं क्या ये वाला भी कैंडल सॉरी हैमर कहलाएगा? हाँ, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में हथौड़ा होगा, क्या आपके घर में जो हथौड़ा वो देखने में ऐसा है? हो सकता है, बट होगा नहीं। रीजन इसका क्या? क्योंकि टेल नहीं है उसकी प्रॉपर। दूसरी चीज ये है कि जो हैमर बना है उसके बाद की जो नेक्स्ट कैंडल क्या होगी वो बुलिश होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो बुलिश कैंडल दिखी नहीं। उसके बाद तो बड़ा गैप डाउन और एक बीरिश कैंडल देखने को मिली है। ठीक है, हैमर कह सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर हैमर नहीं है क्योंकि ऊपर वाला जो विक है वो थोड़ा बड़ा है। हाँ। दूसरी बात ना, हम ना कभी भी जब देखते हैं पढ़ते हैं तो हम इंडिविजुअली कैंडल की बात नहीं करते। इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है यहाँ पे, अकेला कुछ नहीं चलेगा, सब साथ में चलेगा। पहले का ट्रेंड क्या है, नेक्स्ट कैंडल क्या होनी चाहिए, उसका हाई ब्रेक हुआ है नहीं हुआ, लो अनब्रेकेबल है या नहीं है, नेक्स्ट कैंडल का साइज कितना है, 20-30 का रेशियो है, 20-80 का रेशियो बन रहा है नहीं बन रहा है, ये सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। जब सारे फैक्टर्स साथ में काम करें तो आपको फिर वहां पे बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो इंडिविजुअली कुछ ही नहीं चलेगा, नहीं तो आपको ये भी हैमर दिखेगा, ये भी हैमर दिखेगा, ये भी हैमर दिखेगा, आपको ये भी हैमर दिखेगा, ये भी हैमर दिखेगा, सब हैमर ही हैमर दिख रहे होंगे। आपको सपने भी हैमर के ही आएंगे उस टाइम पे। बट सारे हैमर काम नहीं करेंगे क्योंकि लॉजिक्स अगर आप ढूंढोगे तो लॉजिक किसी में मिलेंगे, 10 में से 1 में मिलेंगे, 2 में मिलेंगे, उसके ऊपर काम करना है। अब काफी लोग ये भी करेंगे, यार हैमर तो इतने मिल रहे हैं, लॉजिक तो कम है, तो हम ट्रेड कैसे करें? तो भाई ऑप्शंस हैं। स्टॉक मार्केट जब आप काम करते हो तो स्टॉक मार्केट में आप क्या करने आए हो, पहले आपको ये समझना है, आप पैसा कमाने आए हो। बट लोगों की आदत क्या, मैं तो निफ्टी बैंक निफ्टी में ही करूंगा, मैं तो फिन निफ्टी में ही करूंगा, मैं तो रिलायंस में काम करना पसंद करता हूँ, ये मेरा फेवरेट है। फेवरेट यहाँ पे कुछ नहीं होता। आपको स्टॉक से शादी नहीं करनी है, आपको ये नहीं करना कि मैं मेरा प्रेम यही है, मैं इसी के साथ ही करूंगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बाजार आपको ऑप्शंस दे रहा है, इतने सारे स्टॉक्स हैं, आपको फाइंड करना है। बट ये सारी चीजें आपको मैनुअली करनी पड़ेगी। अगर आप इसमें एल्गो यूज करते हैं तो एल्गो इतना अच्छा काम नहीं करेगा इसमें, क्योंकि वो इतने सारे लॉजिक्स नहीं उठा पाता। मैंने भी कोशिश करी थी, मैंने भी थोड़ी सोचा था कि इसके ऊपर स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, छठ के स्टॉक मेरे पास आ जाएंगे, मैंने भी बड़ी कोशिश की, 2 साल लगा रहा, मैं नहीं हो पाया क्योंकि लॉजिक बहुत ज्यादा है इसमें। तो कहीं ना कहीं आपको मैनुअली काम करना पड़ेगा, और जब मैनुअल करते हैं तो आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती है। आप फिर चार्ट को फटाफट देखते हैं। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 3 महीने 4 महीने की प्रैक्टिस में अच्छे एनालिस्ट बन सकते हैं जब अपने लॉजिक्स को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हमने हैमर के बारे में बताया कि हैमर कैसे डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। 2 मैंने आपको एग्जांपल्स दिए। अब यहाँ पे बात करेंगे शूटिंग स्टार की। शूटिंग स्टार किस तरीके से अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो अब हम शूटिंग स्टार पर बात करेंगे। हाँ जी, तो जैसे कि हमने हैमर के बारे में बात करी, तो वो तो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न था जो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता था। बट ऐसे भी पैटर्न होता है जो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करते हैं। अभी बाजार का ट्रेंड क्या है, नेगेटिव ट्रेंड है। तो आप ये सोचेंगे कि यार ऐसा टॉप पे क्या था जो मैंने नहीं देखा, क्या चीज मैंने मिस कर दी, तो उसके बारे में भी समझेंगे। तो देखो, बाजार में सिर्फ बाय करके पैसा नहीं कमाया जा सकता, बाजार में सेल करके भी पैसा कमाया जा सकता है। आपको मतलब पैसे कमाने से होना चाहिए, आपको अपॉर्चुनिस्ट बन के काम करना है। आपको ये नहीं देखना कि बाजार गिर रहा है तो मैं बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। आपको फ्लो के साथ चलना है। तो फ्लो के साथ चलने के लिए यहाँ पे हमें टॉप पे कैसे हमें शूटिंग स्टार पैटर्न को ढूंढना है उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं, सर मैं तो बायर हूँ या फिर मैं तो सेलर हूँ। तो ये कहना छोड़ दो कि मैं बायर हूँ या सेलर हूँ। कहते हैं कि मैं बायर हूँ सर, सेलिंग नहीं आती, या सेलर हूँ बाइंग नहीं आती। दोनों सीख के रखना चाहिए लोगों को, और जब जो मौका मिले वो बन जाओ। बिल्कुल, आपको वही मैं कह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिस्ट बन के काम करना है। आपको मैं बायर हूँ, मैं बाय करूंगा, क्योंकि मैं परसों भी एक फोन आया था कि सर बाजार गिर रहा है, कॉल की अपॉर्चुनिटी कब बनेगी। मैंने कहा भाई क्या करना है आपको करना क्या है, कॉल की अपॉर्चुनिटी फाइंड करके। अरे फ्लो के साथ चलो ना, फ्लो है, गिरने का फ्लो है, बाजार कह रहा है गिरने का, आपको जरूरी है बाजार में पैसे लगाने हैं, तो फ्लो के साथ चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम आगे बहुत सारी चीजें जो कवर करेंगे, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ट्रायंगल्स, उसमें हम चीजें कवर करेंगे कि कैसे आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को सर्च के साथ कैंडलस्टिक का यूज करके कैसे आप फ्लो को फाइंड कर सकते हैं, जैसे ट्रेंड को फाइंड कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे हमने हैमर को पढ़ा, अब यहाँ पे शूटिंग स्टार को पढ़ते हैं। तो शूटिंग स्टार का एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। अब अप ट्रेंड है, अब अप ट्रेंड में हमने देखा कि बाजार में अप ट्रेंड देखने को मिला। तो मान के चलिए कि कुछ भी एक तो हम शूटिंग स्टार को समझेंगे। अब शूटिंग स्टार होता क्या है, अब देखेंगे कि बाजार का ट्रेंड है, पॉजिटिव ट्रेंड है। अब पॉजिटिव ट्रेंड है तो क्या हुआ, सबको पॉजिटिव ट्रेंड है, सबको पॉजिटिव दिखेगा। बाजार ऊपर चल रहा है तो ऊपर ही ऊपर जाएगा, कुछ इस तरीके की बातें होती है। अब देखने को मिला कि एक स्टॉक है, मान के चलो उसका प्राइस चल रहा है 2000 का,
ठीक है, अब उन्हें लग रहा है कि भाई 2000 का स्टॉक जो है वो 2200 300 400 तक जा सकता है, मान के चलिए। अब यहाँ पे आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी। अब बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी, आपको लगेगा कि बाजार ऊपर ही है और ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब बाजार का ट्रेंड अप था तो वहां पे ऐसा हो सकता है कि जो रिटेल ने वहां पे सेल पोजीशन ज्यादा बनाई हो, और यहाँ पे जो बाय पोजीशन होगी वो किसकी होगी, स्मार्ट आदमी की होगी। जिस तरीके से हमने लॉजिक हैमर में देखा था वही लॉजिक इसमें लगेगा शूटिंग स्टार की तरफ। ठीक है। जैसे डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि बायर जो होता है वो रिटेलर होता है और सेलर जो होता है वो स्मार्ट आदमी होता है, बड़ा प्लेयर होता है। यहाँ पे क्या होता है, जब अप ट्रेंड चलता है तो वो लोग जबरदस्ती सेल पोजीशन बनाते हैं कि अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा। वहां पे जो बाय है वो एक स्मार्ट आदमी करता है। अब जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा, जिन लोगों ने यहाँ पे सेल करा था वो कहीं ना कहीं अपना लॉस बुक करेंगे। राइट। अब जैसी बाजार में तेजी आती है तो क्या होता है कि कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ होगा, कोई न्यूज आ गई होगी, कुछ भी हुआ होगा, लग रहा होगा कि स्टॉक और भी ज्यादा बढ़ सकता है, तो जो सेलर है उसको लॉस हुआ तो वो क्या करता है, अपनी पोजीशन कवर करेगा, स्क्वायर ऑफ करेगा। तो स्क्वायर ऑफ करने के लिए वो क्या करेगा, सेल से यहाँ पे बाय करेगा। सेम वही लॉजिक है। और यहाँ पे बाय किससे करेगा, जो यहाँ पे सेल करेगा। अब यहाँ पे सेलर कौन होगा, सेलर होगा वो आदमी जो नीचे से बाय होल्ड कर रहा है, जो अपना प्रॉफिट राइड कर रहा है। अब क्या होगा, जैसे ही वो सेल करेगा तो एक सप्लाई क्रिएट होगी और जो कैंडल इस तरीके की थी वो चेंज होकर कुछ अलग तरीके की हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैंडल कुछ इस तरीके की होगी, राइट। जो हैमर आपको देखने को मिला था, उल्टा हैमर कह सकते हैं, और इसका नाम है बट शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार क्या होता है, उसमें हैमर में विक नीचे होती है, इसमें विक जो है वो ऊपर की तरफ मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे याद रखने वाली बात है, हैमर इन्होंने बोला जो नीचे बन रहा था, ऊपर जिसको शूटिंग स्टार कह रहे हैं, इसका मतलब वो देखने में कैसा, उल्टा हैमर। उल्टा हैमर मतलब हथौड़ा ऐसे था, अब हथौड़ा ऐसा है। बिल्कुल है, ठीक है। बट लॉजिक सेम रहेगा, उसमें साइकोलॉजी सेम रहेगी, साइकोलॉजी कुछ भी नहीं बदलेगी, साइकोलॉजी सेम है। इसमें आपको क्या देखना पड़ेगा, इसमें आपको ये देखना है कि हैमर के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो बेयरिश कैंडल होगी। ठीक है। हम पता कर रहे हैं कि ये शूटिंग स्टार यानी कि उल्टा हैमर बनने के बाद वो कौन सा सही पॉइंट हो जो कि मार्केट अब नीचे की डाउन ट्रेंड में जाएगी। तो उसमें कंफर्मेशन के लिए शूटिंग स्टार के बाद जो नेक्स्ट कैंडल होगी, नेक्स्ट टू शूटिंग स्टार कैंडल, दैट शुड बी बेयरिश कैंडल। और थर्ड कैंडल जो है, जब शूटिंग स्टार का लो ब्रेक करेगी, यहाँ पे आपको सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। और स्टॉप लॉस जो है वो कहीं ना कहीं क्या लगेगा, इसके शूटिंग स्टार के हाई का बनेगा। तो स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार के हाई का बनेगा। ठीक है। अब हाई मान लो इसका बना, मान के चलो 2200 का हाई है, तो 2210 का हाई लगा सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो, 2200 से 3-4 पॉइंट ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है। बट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि शूटिंग स्टार बुलिश बेरिश कुछ भी हो सकता है, बट नेक्स्ट कैंडल बेरिश होगी और उसके बाद नेक्स्ट जो शूटिंग स्टार के जो थर्ड कैंडल होगी वो उसका लो ब्रेक करेगी, तो आपको सेल करना है, स्टॉप लॉस आपको शूटिंग स्टार के मतलब एंट्री आप कह रहे हो थर्ड कैंडल पे, जब सेकंड कैंडल का लो ब्रेक कर दे तब। बिल्कुल ठीक है, सेकंड कैंडल का लो ब्रेक कर, बिल्कुल, चाहे वो थर्ड करे, चाहे फोर्थ करे, चाहे फिफ्थ करे, जो भी करे। हाँ ठीक है। अब इसमें भी लॉजिक वही है कि ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। अप ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए एटलीस्ट 20 कैंडल्स होनी चाहिए। ये जो हम देख रहे हैं कि 20 कैंडल्स बॉटम से टॉप पे होनी चाहिए। पहले हम हैमर में टॉप से बॉटम देखा 20 कैंडल, अब मैं जब डाउन ट्रेंड देख रहा हूं तो बॉटम से टॉप में देखूंगा 20 कैंडल होनी चाहिए। शूटिंग स्टार जो है उसमें विक ऊपर होती है, यानी कि लेंथ जो हम देखते हैं वो ऊपर की तरफ होगी, बॉडी नीचे की तरफ होगी। इसमें भी वही लॉजिक है कि 20 से 30% बॉडी होगी और 70 से 80% इसकी शैडो होगी। इसके नीचे भी यहाँ पे हल्की सी विक हो सकती है, हमेशा हर चीज पिक्चर परफेक्ट नहीं मिलेगी। इसके बाद आपको देखना है कि शूटिंग स्टार का जो हाई है वो अनब्रेकेबल रहेगा, ये पॉइंट आप भी नोट करिएगा। इसके बाद जो सेकंड कैंडल होगी वो बेरिश कैंडल होनी चाहिए। बेरिश कैंडल की जो लेंथ है वो शूटिंग स्टार की लेंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। वो इक्वल हो सकती है, उससे कम हो सकती है। ठीक है। उससे ज्यादा होगी तो फिर आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। अब एक सवाल है कि मान लो ये बन गया, ठीक है, शूटिंग स्टार रेड वाला ऐसा, इसको ब्रेक भी कर दिया और उसके बाद थोड़ी देर के लिए मार्केट साइडवेज रहा, ठीक है, और उसके बाद सेकंड कैंडल के लो को ब्रेक हुआ, 6-7 कैंडल मान लेते हैं ब्रेक हुआ, तो क्या मैं अब वो मानूंगा कि ये काम कर रहा है, अब नीचे जाएगा मार्केट? बिल्कुल, बट 20 कैंडल वहां पे नहीं आ रहा। कहां पे नहीं आ रहा? 20 कैंडल यहां से यहां तो दिखा, लेकिन इसके बीच 20 कैंडल नहीं, उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ एक चीज नोटिस करनी है कि चाहे 20 कैंडल बाद उसका लो कटे, बट तब तक इसका जो हाई है वो अनब्रेकेबल ही होना चाहिए। अच्छा, अनब्रेकेबल होना चाहिए। हाई अनब्रेकेबल है, उसके नीचे नीचे साइडवेज चल रहा है, तो बिल्कुल तभी वो रेलेवेंट कैंडल है। चाहे 10 कैंडल, 20 कैंडल, 50 कैंडल बन जाए, ऐसा होता नहीं है। साइडवेज कितना भी चले बाजार मैटर नहीं करता, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका हाई ब्रेक हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाई इसका जो है ब्रेकेबल ही होगा, और थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल जो भी लो ब्रेक करे वहां से आप सेल पोजीशन बना के चलो, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपना प्रॉफिट राइड कर सकते हो।
यहाँ पे फिर से मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमेशा दो चीजें बहुत ध्यान में रखनी, एक तो 20 कैंडल्स का लॉजिक और दूसरा हाई अनब्रेकेबल। ठीक है, ये अगर आपको क्लियर हो गया तो उसके बाद आपको इजी ट्रेड लेने में काफी इजी रहेगा, काफी इजीनेस रहेगी। और यहाँ पे अब मैं डायरेक्टली लाइव चार्ट पे लेके जाऊंगा और वहां पे बताऊंगा कि किस तरीके से शूटिंग स्टार देखने को मिलते हैं। परफेक्ट, ठीक है, लाइव चार्ट। हाँ, अब देखेंगे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि बाजार की जो रेंज है वो ऐसे कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन बाजार देखने को मिलेगा। बाजार जैसे हमने बात करी कि अप ट्रेंड में बनेगा, ठीक है, बट कई बार ऐसा भी होता है कि बाजार का जो ट्रेंड है वो एक न्यूट्रल ट्रेंड है, बाजार एक रेंज में चल रहा है। तो हमें 20 कैंडल्स कैसे ढूंढनी है पहले उसके बारे में बात करेंगे। हमें क्या करना है, सीधा सीधा हमें लो चेक करना है। अब यहाँ पे एक शूटिंग स्टार पैटर्न देखने को मिला, शूटिंग स्टार कैंडल है। अब बुक में लिखा हुआ है शूटिंग स्टार बेरिश होना चाहिए, बट ये तो बुलिश है। हाँ, बुलिश भी काम करेगा, वही चीज है, हैमर बुलिश बेरिश हो सकता है, इसी तरीके से जो शूटिंग स्टार है वो भी बुलिश बेरिश हो सकती है। कलर कोई मैटर नहीं, कलर मैटर नहीं करता, साइकोलॉजी सेम ही है। अब यहाँ पे हमने देखा कि आप बोलोगे यार ट्रेंड तो पॉजिटिव तो नहीं है, बाजार तो रेंज में चल रहा है। अब उसको समझने के लिए हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये शूटिंग स्टार कैंडल है, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि शूटिंग स्टार पैटर्न, हमने डायरेक्टली चार्ट पे गए और एक शूटिंग स्टार कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है, ये शूटिंग स्टार कैंडल है। अब शूटिंग स्टार कैंडल में भी हमने बताया था कि भाई 20 कैंडल एटलीस्ट होनी चाहिए। अब हमने देखा बाजार एक रेंज में चल रहा है, अप ट्रेंड ही, बट बाजार एक रेंज में चल रहा है। तो हमने देखा शूटिंग स्टार का हाई है और लो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मान के चलो कि यहाँ पे शूटिंग स्टार का हाई कटा हुआ है कहीं ना कहीं, और मतलब इसके बाद लो ये को इसने ब्रेक कर दिया है, किया हुआ है यहाँ पे। फिर उसके बाद लो ये देखने को मिला, उसके बाद हाई ये देखने को मिला। तो लो और हाई के बीच में एटलीस्ट 20 कैंडल्स होनी चाहिए, चाहे बाजार एक रेंज में भी चल रहा हो। ठीक है, अब हमने देखा कि एक रेंज में भी चल रहा है, हमें वो नहीं देखना, बाजार अप ट्रेंड में है, उसको हमने नोटिस किया, शूटिंग स्टार कैंडल देखी। नेक्स्ट कैंडल जो है वो बेरिश कैंडल है, बेरिश कंफर्मेशन कैंडल है। वो बेरिश कैंडल के नीचे आप क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को सेल बना सकते हो। हालांकि देखने को मिला 15 मिनट के कैंडल पे, हम 15 मिनट के टाइम इंटरवल पर देख रहे हैं, 15 मिनट पे ही देखना है। देखिए सर क्या होता है कि हमें स्टार्ट 15 मिनट से करना है। अगर मान लो 15 मिनट के चार्ट पे कोई पैटर्न नहीं मिलता, फिर हमें 30 पे जाना है, फिर हमें आवरली पे जाना है, फिर हमें डेली पे जाना है। जिस पे मुझे पैटर्न मिल जाए उस पे मैं एंट्री कर लूं, उसके हिसाब से आप ट्रेड करोगे। अब आप कई लोगों के क्वेश्चन ये होता है, कहते हैं मैं 15 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ, 20 कैंडल्स नहीं मिल रही, तो मैं 5 मिनट का चार्ट लगा सकता हूँ। तो फिर वो टाइम ही फ्रेम चेंज हो गया, तो वो फिर एनालिसिस मैटर नहीं करेगी। तो आप जिस टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से ही आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से ही आपको एंट्री लेनी पड़ेगी, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से ही आपको टारगेट लेना पड़ेगा। तो ये लॉजिक जो हम बात कर रहे हैं, ये लॉजिक 5 मिनट पे भी चलेगा, ये 5 में भी करेगा, ये 15 में भी करेगा, ये 30 में भी करेगा, ये डेली पे भी करेगा, ये मंथली में भी करेगा, वीकली में भी करेगा सर। बट फिर 1 मिनट के चार्ट पे शोर बहुत होगा, नॉइस ज्यादा होगी, भीड़ बहुत होगी, नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा होंगे, तो उसमें आप कमाएंगे कम, ब्रोकरेज ज्यादा देंगे। तो मेरे हिसाब से 15 मिनट में करेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। 5 मिनट के चार्ट पे भी कर सकते हैं, करने वाले करते हैं। अब तो 1-1 सेकंड के भी चार्ट आ गए हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 15 मिनट मेरे हिसाब से इनफ है। आपको एक ठीक ठाक सा टारगेट, एक ठीक ठाक सा स्टॉप लॉस आ जाएगा। बाकी आपकी स्पेशलिटी अगर आपको लगता है 5 मिनट पे ज्यादा है तो आप उस पे भी कैरी ऑन कर सकते हैं। परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे शूटिंग स्टार के बाद नेक्स्ट कैंडल बेरिश थी और जैसे इसका लो ब्रेक हुआ वहां पे आपको एक सेल देखने को मिला। अब आप देखोगे कि ये जो बेरिश कैंडल है, आपको एक बड़ी कैंडल देखने को मिली। ये रीजन क्या है इस बड़ी कैंडल का देखने का? उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि यहाँ पे जितने भी सेलर थे जो सेल कर रहे थे वो यहाँ पे ट्रैप हुए, उन्होंने अपनी पोजीशन सेल से बाय में कन्वर्ट करी, किसी ने यहाँ पे सेल करा और एक वॉल्यूम आया, उसके बाद यहाँ पे बाजार में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो अभी एक बात बताऊं मैं जी, अभी 50,000 तक गया था बैंक निफ्टी, तो 50,000 से ये 47,000 के आसपास आया है। तो ये चार्ट से क्या मेरे को पता चला था? चार्ट ने ये बताया था? देखिए जैसे कि अभी 50,000 के आसपास गया था बैंक निफ्टी और अभी 47,800 के आसपास चल रहा है, कोई 2,000 से पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। अब देखो जैसे कि हमने बताया था टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन के ऊपर, जैसे आप इंट्राडे के प्लेयर हो तो 15 मिनट के चार्ट पे काम करना पड़ता है, बट हमने ये भी बताया था स्टार्टिंग में कि आपको बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट भी देखने होते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस होती है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स होते हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपने चार्ट के टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे और हम यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करके इसको सीधा डेली के चार्ट पे लेके जाएंगे। हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का ही चार्ट देख रहे हैं और बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम डेली का टाइम फ्रेम देखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे डेली का टाइम फ्रेम देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और चार्ट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न देखने को मिला था जिसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। डेली के चार्ट पे 50,000 के आसपास गया था बाजार, अप ट्रेंड था, ये एक शूटिंग स्टार पैटर्न देखने को मिला आपको। नेक्स्ट कैंडल बेरिश थी और इसके बाद यहाँ पे सेल देखने को मिला था और ये स्टॉप लॉस था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेल देखने को मिला था कुछ 49,300 के आसपास। शूटिंग स्टार मैं एग्जैक्टली आपको बता देना चाहूंगा
यहाँ पे 49,000 के आसपास सेल देखने को मिला था हाँ और स्टॉप लॉस बना था इसमें 50,000 के आसपास का। हाँ अब बड़े टाइम फ्रेम पे अगर बोलेंगे 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो कोई 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो लेगा नहीं। तो बड़े टाइम फ्रेम पे हमने एनालिसिस कर दी कि ओवरऑल बाजार क्या है, वीक है, और उसके बाद हमने 15 मिनट के चार्ट में स्मॉल रेजिस्टेंस सपोर्ट या फिर कैंडलस्टिक का यूज करके हमने ट्रेड बनाया। अच्छा, बड़े टाइम फ्रेम पे हमें ये पता चल गया कि मार्केट ओवरऑल डाउन है, ओवरऑल डाउन है और गिरने वाला है। अब छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर के मैं ट्रेड कहाँ लूं? वो फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें और भी फैक्टर्स हैं, जैसे जरूरी, क्योंकि अभी हम शूटिंग स्टार की बात कर रहे हैं, हैमर की बात कर रहे हैं, उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस आएंगे, उसमें स्मॉलर डबल टॉप पैटर्न आएंगे, उसमें ट्रायंगल बनेगा। बट वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ट्रायंगल बनेगा, फिर चीजें कंफ्यूज हो जाएगी क्योंकि हम कैंडलस्टिक की बात कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ अगर हम शूटिंग स्टार की बात करें तो शूटिंग स्टार के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी थी, ये स्टॉप लॉस था और ये बड़ा फॉल हमें देखने को मिला। तो बड़े फॉल का जो कारण था वो शूटिंग स्टार था और शूटिंग स्टार की एनालिसिस से हमने बड़ा फॉल एक्सपेक्ट कर लिया था। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। तो आज की वीडियो में हमने हैमर शूटिंग स्टार के बारे में बताया, और हम जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें मैं कुछ और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बाजार को गिराने के लिए शूटिंग स्टार और हैमर ही काम करेगा, बढ़ाने के लिए हैमर या फिर गिराने के लिए इसके अलावा भी बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके बारे में हमने बात करी थी। तो हम जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी तो उसमें हम उन कैंडल्स के बारे में बात करेंगे। तो ये बेसिकली हम एक सीरीज चला रहे हैं इनके साथ, कैंडलस्टिक और भी टेक्निकल एनालिसिस पर। तो आप अगर पहली बार देख रहे हो तो आपको प्लेलिस्ट पूरा मिल जाएगा, ये सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। और अभी आए हो जिसमें अगला वीडियो अभी तक नहीं आया है आपके पास, तो आप कमेंट करके अपने सवाल वगैरह कुछ हो तो बता सकते हैं। लाइक वाइक बताएंगे तो मेरा भी और उमेश जी का उत्साह बढ़ेगा कि हमें और जल्दी जल्दी चीज़ें देनी है आपको। लेकिन कमेंट बॉक्स में अपने सवाल ज़रूर बताइए, आपके सवाल के बेस पे हमें हेल्प मिलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, फिर हम उसी के हिसाब से सेशन को और आगे कंटिन्यू करते चले जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में जी, आगे और कैंडलस्टिक पर बात करते हैं।